जिस दिन हम और आप मौसमी रात को 3 बजे यहाँ से निकले हैं हाँ। उस दिन संजय जायसवाल बाहर बहुत निकले। जालिम सितम हम लोग को झेलना पड़ा, पूछिए मत। एक मिनट रुको, तुमको क्या लगता है हमें अंग्रेजी नहीं आता है? बेटर आई कैन स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू। प्रियंका गांधी ने बोला मुझे भी तमिल में कुछ शब्द आते हैं, तो राजनाथ जी ने बोला कि बताइए क्या शब्द आते हैं आपको। कहते नहीं, कुछ शब्द आते हैं पर आपको वो अच्छे नहीं लगेंगे। रात के 8 बजे से 12 बजे तक राहुल गांधी उन अधिकारियों के साथ में बैठे रहते थे, अपने बयान के एक एक शब्द यानी अच्छा। दिस का अगर दैट भी लिखा है, उनको अगर बयान को बदलना है वो एक एक शब्द पढ़कर, यहाँ तक कि ईडी के अधिकारी बोल रहे थे कि भाई हम पागल हो गए हैं, पहले तो पूरा दिन बयान दर्ज करो। दूसरा आदमी अगर कोई पहुंचता है बयान दर्ज कराने के लिए, वो सोचता है यार चलो ठीक है अब आज का स्टेटमेंट खत्म हो, जल्दी से घर भागो। ऐसे मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने। अच्छा, अब हेल्प मी आउट। हाँ, हाथ पकड़ा और मैं अपने वेल यू कैन सी एज टू हाउ द प्रोटेस्ट इज टेकिंग प्लेस, पूरा मैं अपने लगा हूँ, मैं अपने रिपोर्ट फाइल कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ जैसे पकड़ा तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे पैर उसी के अंदर। दुनिया वालों ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। अब कांग्रेस वाले सोचे कि मेज थपथपाए कि ना थपथपाए। जैसे ही मैं घुसा, हल्का से नीचे के गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू, कैसी रही आपकी रात? ठंडा था, 6 डिग्री ठंडा था। कहता आज आप लोग हंस रहे हैं, ये इंसान एक अनगाइडेड मिसाइल है, ये कब आप लोगों के ऊपर चल जाएगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो ऐसा लगता था जैसे कोई एक प्रेमी प्रेमिका बात कर रही है। प्राण जी, स्वामी जी हैं। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। अरे आज हम लोग इत्मीनान से बैठे हैं, हॉलीडे मूड नहीं लग रहा। हाँ बिल्कुल, क्या आ घर रहा है ना वापसी घर दिसंबर। वापसी। किसी, अरे बधाई हो, किसी के घर वापसी हुई है। किसकी? तारे मत गिनो तुम, दिन हो रही है। आरबी रिकॉर्डिंग चल रहा है? अरे रिकॉर्डिंग चल रही है, इसको बोलो चश्मा तो उतार दो पीयूष। पीयूष उतारो चालू होने वाला रिपोर्टर्स अफेयर। आंखों में चौंधिया, आंखें चौंधिया जा रही है। नहीं, बाकी लोग तुमको देखने के लिए बेताब है। नमस्कार, आ गए हैं आप और हाजिर हैं हम एक बार फिर से विजय चौक से। दिल्ली के दिल, सियासत के गढ़, पीछे है संसद, आपको दिखाई दे रही है वहाँ पे पीछे नई संसद भी, और जो हमारा संविधान सदन, जो पुरानी संसद है। हालांकि धुंध इस तरह से छाई हुई है कि थोड़ा धुंधला आपको दिख रहा होगा, प्रदूषण का कहर है। और इसी मौसम में कहते हैं ना, जैसा मिजाज हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। क्या वाह वाह, वाह वाह। तो मौसमी बता रही है आपको मौसम का, सियासी मौसम का मिजाज कुछ इस तरह अपने अंदाज में, क्योंकि रिपोर्टर्स अफेयर का अंदाज बिल्कुल जुदा है। और आज हम 2 ऐसे किरदार आपके सामने लेके आ रहे हैं। एक की हो रही है घर वापसी। जी हाँ, पीयूष मिश्रा आ गए हैं, छुट्टी पे गए हुए थे और इनको बहुत लोगों ने मिस किया, तो हम इनको वैसे तो बुलाने की जरूरत है नहीं पीयूष को, आपको तो पता है पीयूष छपास पीयूष छपास के बॉस है, तो पीयूष हाजिर हो गए आपके सामने। और एक और शख्सियत यहाँ पे जो बिल्कुल ही एंग्री यंग मैन के रोल में रहती है, वो हमारे ब्यूरो चीफ हैं। जी हाँ, मुनीश पांडे हमारे बाएं हाथ पर बैठे हुए हैं। तो मुनीश को आज हम ऑफिस से बाहर इसलिए लेके आए हैं, वैसे तो ये तमाम खुफिया एजेंसियों के तमाम आला अधिकारियों के साथ सारी एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग करते हैं, लेकिन आज वो बहुत सारी बातें डिकोड करेंगे हमारे लिए। तो मुनीश पांडे हैं और राहुल गौतम आरजी लेफ्ट साइड पे बैठे हैं। आज वो बिल्कुल कोट वोट में आए हैं, ना 6 पॉकेट है ना टी-शर्ट है, तो आप समझ लीजिए कि किस स्टाइल और अंदाज में सलाम कर दीजिए। आप अरबिक स्टाइल में सलाम करते हुए आपको ऐसे नजर आएंगे। ये देखिए पीयूष ऐसे बाइक चलानी, बाइक चलानी। और ऐश्वर्या पालीवाल जो हमारी दाहिना हाथ है, हम लोग की जोड़ी जो बेमिसाल जोड़ी है संसद में। आज हम पूरी अपनी शीतकालीन सत्र की पारी ख़त्म करते हुए यहाँ पे हाजिर है। इत्मीनान से हम लोग बात करेंगे क्योंकि शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है और उसके साथ साथ सियासत में बहुत सारी कहानियाँ घटी हैं।
बीजेपी को नया वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन में मिला है और उत्तर प्रदेश को नया बीजेपी प्रेसिडेंट पंकज चौधरी में मिला है, उसके क्या मायने हैं। लेकिन सबसे पहले नेशनल हेराल्ड का भी मामला है, उससे भी पहले चले आते हैं क्योंकि सीधे संसद से हम लोग साइंस से निकल के यहाँ पे आए हैं। और क्या घटा संसद में, पर्दे के पीछे की कहानी सुनते हैं ऐश्वर्या पालीवाल की ज़ुबानी, क्योंकि ऐश्वर्या गुफ्तगू करके आई है स्पीकर साहब के साथ एक औपचारिक चाय कॉफ़ी पी के। तो ऐश्वर्या, उससे पहले स्पीकर साहब ने एक ऐसी औपचारिक चाय पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, राजनाथ सिंह और सरप्राइज गेस्ट लिस्ट में इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा थी। पिछले 2-3 बारी से विपक्ष ने बाइकआउट की है ये सेरेमोनियल चाय। मुझे याद है पिछले सत्र में भी राहुल गांधी नहीं थे और उसको लेके बहुत हमलावर थी सरकार की। देखिए, जो औपचारिकताएं होती हैं वो भी नेता विपक्ष नहीं करते। और मुझे बताया गया था कि एक बगावत थी कि हम लोग की बिल्कुल चलती नहीं है, हम लोग की सुनी नहीं जाती। लेकिन इस बार कॉन्शियस डिसीजन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने लिया कि इस बारी चेयर काफ़ी फेयर थी। चेयर वॉज फेयर। तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह ये चाय पे चर्चा हुई। क्या घटा उसमें, ये तो बताइए दर्शकों को। मौसी देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि चेयर भी ये चाह रहे हैं कि ओम बिरला भी कई बार मीटिंग कर चुके हैं और इस बार तो कई सारी मीटिंग्स हुई। आपने देखा होगा कि जब गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे तो वो जहां से निकल के आए उनके 2 मिनट बाद ही पीछे से केसी वेणुगोपाल भी निकल के आए। तो इस बार कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी कि एक सामंजस्य जो है वो बनाया जा सके और यही कारण है कि प्रियंका गांधी को जब ये ऑप्शन जब बोला गया कि भाई चाय है तो फिर उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और बहुत कंफर्टेबल जो है, जो स्पीकर ऑफिस से भी समझ आता है कि प्रियंका गांधी बातचीत के अंदर बहुत कंफर्टेबल है। नितिन गडकरी के साथ हमने देखा किस तरीके से उनकी बातचीत हुई, राजनाथ सिंह के साथ भी, और कई बार मकर द्वार पर भी जब वो टकराती हैं बड़े बीजेपी के जो नेता हैं तो फिर आराम से खड़े होकर बातचीत उनकी होती है। बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी इतनी नहीं होती है, लेकिन प्रियंका गांधी की बातचीत जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे से हो जाती है। तो क्या क्या इस सत्र में हुआ, वो लोग क्या क्या चीज़ें अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना होगा, और नॉर्मल एक अच्छा रहा सत्र, इसकी बातचीत अंदर हुई थी। तो प्रियंका गांधी का भी कहना था कि इस बार कांग्रेस जो चाहती थी जिस तरीके से बातचीत हो वो हुई थी। इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं कह रही हूँ ना, चिड़िया चहक रही हैं और यहाँ मौसम इतना अच्छा हो रहा है। मुनीश से ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं क्योंकि मुनीश का जो चेहरा है आप देखें ना, क्योंकि पिछला 10 दिन हम लोग के लिए काफ़ी लाभदायक रहा है। पूरा हम लोग ये नेशनल ब्यूरो का हिस्सा है। तो मुनीश, पिछले 8-10 दिन में हमारे रिपोर्टर्स ने धुआंधार तरीके से बहुत सारे मेडल भी लिए। हम एक मेडल यहाँ पे दिखाने के लिए आए हैं, 5 किलो आप का है। अकेले नहीं हो, हम भी हैं। हमारे पास भी है। हमारे पास भी है, बता दे भाई। हमारे पास भी है। तुम्हारे पास माँ है, तुम्हारे पास क्या है? मेडल। हाँ, तो पीयूष और राहुल को भी मिला है, पर वो दोनों लाइन एम। मुनीश, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है ना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो ज़मीन में भाग रहे रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर्स, वो भी चमकने का मौका उनको मिलता है। बिल्कुल। तो कैसा रहा, मतलब कैसा महसूस हो रहा है? मौसमी, देखिए, कोई भी अवार्ड कोई जीतता है तो सबको खुशी होती है। और पिछले जो 8-10 दिन की आप बात कर रही हैं, तो जिस ब्यूरो में, दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि जिस ब्यूरो के लिए हम काम करते हैं उसको नेशनल ब्यूरो बोला जाता है। इंडिया टुडे ग्रुप के हिंदी चैनल आज तक और इंग्लिश इंडिया टुडे, दोनों के लिए हम सारे रिपोर्टर यहाँ पे काम करते हैं। तो पिछले 8-10 दिनों में हमने 16 से ज़्यादा अवार्ड जीते हैं, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अलग अलग मंच पे 16 फिर अब तक 56 होगा। हाँ, तो 16 अवार्ड हमने जीते। हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स हैं, जैसे मौसमी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मौसमी को बेस्ट पॉलिटिकल जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला एनबा में। उसी तरीके से मुझे अवार्ड मिला बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का। खोजी तो पत्रकार तमाम है, जो हमारे बेस्ट खोजी पत्रकार, जो रिपोर्टर्स हैं हमारे नेशनल ब्यूरो के, शिवानी शर्मा हैं, उनको मिला ऑपरेशन सिंदूर के लिए। श्रेया चैटर्जी को 3 अवार्ड मिले उनकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए। 3 अवार्ड उसको मिले। गीता मोहन, जिन्होंने हाल ही में पुतिन का इंटरव्यू किया था अंजनाम कश्यप के साथ में, उनको अवार्ड मिला। तो उस तरह उस मंच पे हम लोगों को लगभग 8-10 अवार्ड मिले थे। उसके बाद एक हमारी इंटरनल प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन सा रिपोर्टर बेहतरीन काम करता है। तो ये खास मौका था क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप को 50 साल पूरे हुए हैं।
और बहुत ये बड़ी अपने आप बात में है, 50 साल पूरे हुए हैं। ये अपने आप में इतिहास है, क्योंकि देश में कोई भी मैगजीन 50 साल पुरानी नहीं है। अपने आप में इंडिया टुडे ग्रुप ने इतिहास बनाया। तो हम लोग के लिए भी एक खास मौका था कि इस मौके पर अगर हम अवार्ड जीते हैं तो वो बड़ा महत्वपूर्ण था। तो एक हमारा अवार्ड होता है मोस्ट वैल्यूएबल जर्नलिस्ट का, उसमें हमारे जो नेशनल ब्यूरो के रिपोर्टर्स थे उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। कई रिपोर्टर्स थे जिनको मिला, और जो सबसे खास बात रही वो थी चेयरमैन्स अवार्ड, जिसको खुद जो चेयरपर्सन है इंडिया टुडे ग्रुप के अरुण पुरी और वाइस चेयरपर्सन कली पुरी उस अवार्ड को जीते हैं। 2 लाख रुपए भी उसमें मिलते हैं, तो सबके चेहरे पे सबके खुशी थी। खाते मैं कैलकुलेट कर रही थी सबके खाते में कितना पैसा आएगा वैसे सोच रही अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं अच्छा। सबके खाते में। अकाउंट में। उड़ा देंगे हम लोग, पैसा उड़ा देंगे तो ये तो वो जो अवार्ड था उसमें नेशनल ब्यूरो को, यानी कि जो हमारे रिपोर्टर्स की टीम यहाँ पर बैठी हुई है, इसके अलावा 10-12 और रिपोर्टर हैं जो आप अलग अलग समय पर देखते हैं, उस पूरी टीम को बेहतरीन टीम का अवार्ड मिला, जो अपने आप में गर्व तो महसूस कराता है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी भी महसूस कराता है कि भाई आप जिस तरीके से डटकर काम कर रहे हैं, दिन रात लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में जो तमगा मिला है ये सुनहरे कलर का, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मिला। और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हम काम करते रहते हैं उस तरीके से काम करते रहें। दर्शकों के लिए जो विश्वास बना हुआ है दर्शकों का हमारे ऊपर, जो यहाँ पर बैठे हुए रिपोर्टर्स हैं, चाहे मौसमी की बात कर लें, चाहे राहुल की बात कर लें, कांग्रेस से जितनी भी खबरें आती हैं ये आप तक पहुँचाते हैं, ऐश्वर्या और पीयूष बीजेपी कवर करते हैं, तो तमाम इस तरीके से अलग अलग बीट कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं हमारे नेशनल ब्यूरो का जो हिस्सा हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका मान सम्मान रखते हुए, इस अवार्ड का मान सम्मान रखते हुए हम आगे भी आप तक ये हम अपनी जो खबरें हैं सही तरीके से पहुंचाते रहें, और इंडिया टुडे ग्रुप का जो नाम है जर्नलिज्म में उसे और ऊपर पहुंचाते और रहें। ऊपर करते रहे, तो भाव विभोर हम लोग भी हो जाते हैं और हम अपनी खुशियाँ आपके साथ शेयर करें, क्योंकि आपका भी उसमें बहुत योगदान है। आपने जिस तरीके से हमारे पूरे शो को पसंद किया है, तो खबर को आगे बढ़ाते हैं और अपनी बतकही को और दिलचस्प बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कुछ अंदर की खबरें हैं। उससे पहले राहुल से ही पूछ लेते हैं कि देखिए राहुल, चर्चा पीयूष कर रहे थे कि प्रियंका गांधी, इन्होंने भी जिक्र किया, ऐश्वर्या ने, तो राहुल गांधी का भी एब्सेंस है। राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पे हैं, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पूरे संसद में लीड रोल लेते हुए नज़र आ रही हैं। और मीटिंग में भी आप देखें तो एक जो पावर इक्वेशन है उसमें सुप्रिया सूले बैठी हैं, बाकी लोग नेता बैठे हैं, जो मीटिंग है स्पीकर साहब के रूम में, चेंबर में, और पीएम बैठे हैं, रक्षा मंत्री बैठे हैं, प्रियंका गांधी बैठी है और स्पीकर साहब बैठे हैं। तो एक प्रियंका गांधी को वो मौका मिला है जहाँ पे वो अपनी शक्ति को बुना सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, प्रियंका गांधी कम्स एज अ वेरी नेचुरल लीडर, ऐसा कांग्रेस वालों को लगता है, या कांग्रेस में ये एक परसेप्शन है कि उनका जो पब्लिक कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है किसी अन्य नेता के बनस्पत। और अभी आपने देखा कि जब पार्लियामेंट में जब प्रोटेस्ट होता था, तो उस प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट करने का काम भी प्रियंका गांधी करती हैं। प्रियंका गांधी के आप कह सकते हैं 5-6 लेफ्टिनेंट हैं, उनके थ्रू वो पूरे उस प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट करती हैं। उसके अंदर हाईबी हिडन है, मानिकम टैगोर हैं, ज्योति मणि है, संजना जाटव है, इनके थ्रू वो पूरा जो प्रोटेस्ट होता है उसको वो कोऑर्डिनेट करती हैं। क्या पोस्टर बैनर बनेगा, जो आप देखते हैं जो पोस्टर बैनर आते हैं, क्या बनेगा, सब लोगों के पास वो पहुँचे नहीं पहुँचे, इसका पूरा इसके पीछे एक होमवर्क होता है, उसको प्रियंका गांधी करती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इस बार लगी देखने के लिए, हमने कई बार चर्चा भी करी है शशि थरूर और मनीष तिवारी को लेकर। हाँ। देखिए, वो भी उनके भी अंदाज बदले हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने ओपन करवाया पार्लियामेंट के अंदर, जब बिल आया बोलने के लिए, जब SIR पे चर्चा हुई, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा, जो कि कांग्रेस की सबसे प्रमुख मांग थी, जिसको लेकर पिछले कई सेशन वॉश आउट हो गए, उसको लेकर जब बोलने की बारी आई, तब सबसे पहले मौका दिया गया मनीष तिवारी को, और उन्होंने बहुत अच्छा भी बोला। उनकी काफ़ी तारीफ हुई कांग्रेस सर्कल्स के अंदर कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला। और दूसरा,
शशि थरूर को लेकर देखिए हमें चर्चा होती थी कि वो पार्टी में हैं, कहाँ से बैटिंग कर रहे हैं, किसे कवर फायर दे रहे हैं, लेकिन पिछली इस बार 3 मीटिंग में वो आए भी नहीं आए थे भी नहीं। और राहुल गांधी के साथ। जब वो नहीं आए एक मीटिंग के अंदर, मतलब दूसरी मीटिंग में जब वो नहीं आए, तो मैंने चुपचाप खबर ये डाल दी, क्योंकि पता था अगले दिन ये जरूर खबर छपेगी कि देखिए वो लगातार नहीं मीटिंग आए। स्किप कर रहे हैं। हाँ। ये मैंने पता किया कि वो आए हैं, तस्वीर देखी, पता किया नहीं आए हैं, तो ये खबर भी चली कि वो लगातार मीटिंग स्किप कर रहे हैं। और देखिए लेकिन वो भी मौजूद थे, जो जी राम जी को लेके जो प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर शशि थरूर मौजूद थे। और उन्होंने अभी राहुल गांधी को थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रहा था, उनका जो ट्वीट है उसको कोट ट्वीट किया है, और उस पर मनरेगा पर कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है, बीजेपी की लाइन नहीं, कांग्रेस की जो लाइन है उसको टो किया है। राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट किया है और उस जो लाइन है कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन उसको टो किया है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी ने जो फ्लोर मैनेजमेंट किया, और आप इसीलिए आपने देखा होगा इस बारी चाय में भी शामिल हुई, जो सेरेमोनियल टी होती है सरकार की तरफ से, उसमें भी कांग्रेस शामिल हुई। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इस बार सरकार ने उनको स्पेस दिया, हम अपनी बात मनवा पाए, SIR की जो हमारी प्रमुख मांग थी उसको मनवा पाए, उस पर डिबेट हुआ, हमको बोलने का मौका दिया गया, इसीलिए वो शामिल अभी हुई और वो खुद वहाँ पर मौजूद थी। तो और फिर उन्होंने एक मीटिंग भी करी नितिन गडकरी जी से। तो साफ तौर पर एक पूरी आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी के, राहुल गांधी की उन्होंने कमी नहीं खलने दी। अगर मैं इन नटशेल अगर कहूँ तो उनकी कमी बिल्कुल नहीं खली। वो बाहर थे, ज़रूर थे, उनका निजी कार्यक्रम था, ऑफिशियल कार्यक्रम था, लेकिन प्रियंका गांधी ने ये इंश्योर किया कि कांग्रेस एक यूनाइटेड दिखे और पूरा इंडिया ब्लॉक को साथ में लेके चले। इसमें ना ये जो कह रहे हैं, तुम शशि थरूर की बात कर रहे थे, तो अब ये सवाल तो सब पूछते हैं उनसे। तो गाड़ी में बैठ रहे थे तो कुछ लोग खड़े थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये चर्चा बहुत रही कि आप रैली में मिसिंग थे, क्योंकि रैली तो 14 दिसंबर वाली रैली बड़ी रैली थी। तो उन्होंने कहा कि एक तो सोशल मीडिया, कहते यू गाइज ऑन सोशल मीडिया यू राइट एनीथिंग। तो मैंने बोला कि नहीं, वी राइट एनीथिंग, चलो आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन हकीकत तो है कि आप रैली में नहीं थे। उनका ये कहना है कि केसी वेणुगोपाल को कई दिन पहले वो फ़ोन कर चुके थे और उनको वो दुबई गए थे, और वही 3 दिन के लिए वो दुबई गए थे जब ये रैली थी। तो उन्होंने कहा कि ये आप लोगों को लगता है कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, बट क्लियर कर देता हूँ अब आप लोगों के लिए कि मैं कई दिन पहले ये बात उनको पहले बता चुका था, केसी वेणुगोपाल जी को, कि मैं नहीं रहूँगा और क्यों नहीं रहूँगा उसकी डिटेल्स भी मैं दे चुका था। और जब शशि थरूर को कुछ बोलना नहीं होता है ना, हाँ। तो गाड़ी से उतरेंगे, हाँ। पीछे वाले लेन से भाग के, ऐसे जोर की भाग के, पीछे वाले घूम के पीछे से फिर एंटर करते हैं, ताकि मीडिया उन तक ना पहुंच पाए, ना वो कुछ बोले। शशि थरूर साहब का हाल वही है कि वो आ भी करते हैं, नहीं वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आग भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बेचारे वो कहते हैं हम कुछ भी थोड़ा सा भी बोलते हैं तो हमारे ऊपर ही सबकी नजरें रहती है। अब देखिए ना सारे कैमरे किस तरह से भागते हैं उनके पीछे हाँ। जब शशि थरूर एंटर करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, भाई का ऑरा है। आरजी का भी हो रहा है। मैं एक बात जोड़ना चाहता था बस, शशि थरूर को लेकर ये लोगों को ये परसेप्शन रहता है, या कम से कम बाहर लोग बात करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती कांग्रेस पार्टी। सब लोग बोलते हैं ना कि भाई वो लाइन तो पार्टी की टो नहीं करते, मीटिंग्स में नहीं जाते हैं, तो पार्टी क्यों नहीं निकालती उनको, क्यों उन पर एक्शन नहीं लेती। मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई वो कहीं नहीं जाएंगे और ना ही हम उन्हें निकालेंगे। उनकी नोक झोंक न, जो भी उनका प्रॉब्लम है, वो जो भी उनको लगता है कि मुझे स्पेस नहीं मिला या पद नहीं मिला, वो एक अलग टेंजेंट पे प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी कहीं नहीं जाएंगे और ना ही हम उनको निकालेंगे। तो आप कम से कम ये मान के चलिए, वो कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन रोज तो बोलते हैं बीजेपी वालों को, मुझे बुला लो, मुझे बुला लो। जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से उनको अब एक इशू है पार्टी के अंदर कि हाँ भाई मेरे को ये पद चाहिए था, या मुझे ये कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाइए, CM डिक्लेयर करिए, वो एक प्रॉब्लम वहाँ पे है। लेकिन वो वहाँ पर चले जाएंगे ऐसा कांग्रेस को नहीं लगता है कि वो जाने वाले, और कांग्रेस में कार्रवाई भी नहीं करेगी, कम से कम बिहार केरला इलेक्शन तक तो नहीं करेगी भाई। तो वापस आते हैं, मतलब शशि थरूर ऐसा टॉपिक है कि हम लोग बहाव में बह जाते हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी वापस आए इथोपिया से तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की होगी, तो सुना कि काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक उस मीटिंग में हुआ, और प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि मैं इथोपिया से वापस आया हूँ। तो प्रियंका गांधी ने जिक्र किया कि काफ़ी गरीब देश है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब राजधानी उसकी काफ़ी अच्छी हो गई है और वहाँ पे जाना चाहिए। तो और इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही वहाँ पे तमिलनाडु के सांसद मानिकम टेगोर भी गए थे,
उस बैठक में जो स्पीकर साहब के रूम में हो रही थी। तो मानिकम को देख के कभी कभी प्रधानमंत्री वहाँ फ्लोर से भी कमेंट कर देते हैं दूसरी तरफ, मानिकम ये वो, तो बोले वड़कम मानिकम को, तो मानिकम भी बोले कि भाई वड़कम प्रधानमंत्री जी को। तो जिक्र होने लगा तो प्रियंका गांधी ने किस तरीके से, आप देखिए कि बातचीत को आगे बढ़ाया। प्रियंका गांधी ने बोला मुझे भी तमिल में कुछ शब्द आते हैं। तो राजनाथ जी ने बोला कि बताइए क्या शब्द आते हैं आपको। कहते नहीं कुछ शब्द आते हैं पर आपको वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो ऐसे ही मुस्कुराए दोनों नेता और फिर बोले नहीं बताइए कौन से शब्दों की बात कर रही हैं। तो बोले, तो प्रियंका गांधी बोली, और माफ़ कीजिएगा अगर तमिल में मैंने उसको थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस कर दिया, थोड़ा हिंदी की तरह, कांग्रेस का वोटिंगल, वोट फॉर कांग्रेस। तो प्रियंका बोली कांग्रेस का वोटिंगल, तो यानी कि वोट फॉर द कांग्रेस। जैसे उन्होंने ये बोला तो सब लोग वहाँ पे हंसने लगे। पीएम समेत सारे लोग वहाँ नेता हंसने लगे कि मतलब। फिर जिक्र हो गई प्रदूषण की कि मौसम खराब है और क्या किया जाए। तो प्रियंका गांधी बोली कि वायनाड की एक हल्दी है जो मैं यूज़ करती हूँ, नीली हल्दी होती है, उसकी वजह से मतलब कि गला और तबीयत जो है काफ़ी ठीक रहती है। तो उसी में चर्चा होने लगी कि भाई तबीयत ठीक, सेशन चर्चा और होनी थी। धर्मेंद्र यादव बोले और सारे लोग बोले कि भाई बढ़ाना चाहिए सेशन को और लंबा करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी उधर से बोले कि नहीं हमने आपके गले को रेस्ट दे दिया है, विपक्ष के नेताओं को आप लोग ताकि नारेबाजी और कर सके, हमने आपके गले को रेस्ट दिया है। ये तो सारे लोग ठहाके मार के हंसे। और यही वजह है कि आज स्पीकर साहब जब मीडिया से मिले तो काफ़ी वो इत्मीनान से और खुश मिजाज नज़र आ रहे थे, क्योंकि स्पीकर साहब को लगा ये सत्र काफ़ी अच्छा रहा और थोड़ा सा मतलब बात बनी है, कई बिल पास हुए हैं, कामकाज अच्छा हुआ है, प्रोडक्टिविटी बता रहे हैं कि 120% रही है। तो हम लोग ने पूछा था भाई कैसे कैलकुलेट होता है यार, ये 120% कैसे हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। तो ये होता है कि भाई देखिए 9 से 5 अगर सेशन है और 1 से 2 आप लंच कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं या कुछ, उसके बाद 5 से जब बढ़ जाता है सेशन 6 हो जाए, और इस बारी तो 12 बजे चल गया, 1 बजे चल गया, तो वो प्रोडक्टिविटी एकदम से स्काई रॉकेट जंप कर जाती है। नहीं मौसमी एक चीज़ मैं पूछूंगा, लेकिन हाँ। चूंकि हम लोग सत्र तो पूरा देखे ही हैं, एक ना विपक्ष मांग कर रहा था पहले दिन से कि भाई प्रदूषण पे चर्चा होनी चाहिए। एक दिन समय भी अलॉट हो गया, आप ही लोगों ने खबर डाली थी, लेकिन वो चर्चा हो नहीं पाई। 4 घंटे का समय दिया गया था, स्पीकर्स की लिस्ट आ गई थी, विपक्ष से कौन बोलेगा नहीं बोलेगा। तो आज जिस तरह से आप बता रही हैं कि चाय पे चर्चा हुई, तो क्या विपक्ष को भी अब लग रहा है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं थी इस चर्चा की, या फिर ये सरकार ने सोच समझ के ऐसा किया कि भाई इस पे चर्चा में ज़रूरत नहीं है? नहीं, सरकार चाहती थी कि चर्चा हो और सरकार ने सभी तैयारियां भी कर ली थी। और मैंने भूपेंद्र यादव जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्हें उनसे पूछा भी था अच्छा कि सर आप कितने बजे बोलने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा 6 बजे का रिप्लाई है। तो सरकार की पूरी तैयारी थी। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं और उनके बोलने के टाइम पर विपक्ष के नेता बेंच पर चढ़ जाएं, लगे कागज़ फाड़कर शिवराज सिंह चौहान की तरफ फेंकने और स्पीकर की तरफ फेंकने और हवा में लगे उछालने, तो फिर क्या डेकोरम मेंटेन रहेगा? मतलब आपस का रिलेशन भी तो होता है। अगर ठीक है आपको धरना देना है, आपको वेल में आना है, आपको नारेबाजी करना है, करिए, बट ये क्या है कि आप फाड़ के फेंक दिया हवा में और उसके बाद जो स्पीकर बोल रहे हैं कि आप ये क्या क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो फिर जब हाउस ही ऑर्डर में नहीं है तो चर्चा कैसे होगी? तो इसीलिए इसको अर्जेंट करना पड़ा। और आज की मैं आपको बात बताऊँ, 11 बजे के आसपास सदन बैठा और आज पूरा दिन था। अगर चर्चा करनी थी तो आराम से हो जाती है। 11 बजे के आसपास जैसे ही हाउस शुरू हुआ, हमने ये देखा कि तख्तियाँ लेकर सभी विपक्ष के नेता अंदर चले गए। अब आप सोचिए कि तख्तियाँ लेकर जैसी कोई आ रहा है, तो हमेशा जैसी स्पीकर ने देखा उनको कि तख्तियाँ लेके आ रहे हैं, तो वो समझ गए कि कल की तरह या तो कागज़ फाड़ेंगे या तख्तियाँ हवा में उछालेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हाउस सैनिटाइज करिए, क्योंकि ज़रूर आप मूड में ही नहीं है चर्चा करने के। तो यहाँ पर हम ब्लेम सिर्फ सरकार को नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको ज़्यादा ब्लेम विपक्ष को करना होगा। अगर आपको चर्चा चाहिए तो आप आराम से आइए, बैठिए, हाउस को ऑर्डर में लाइए, चर्चा होगी। मतलब चर्चा का हंगामा ज़्यादा चाहिए। हाँ, उनको हंगामा ज़्यादा चाहिए, चर्चा नहीं चाहिए। ऐश्वर्या तुम्हारा टेक क्या है? कुछ मेरा खानी टेक है? नहीं, ये हाँ। तैयारी देखो थी जिस दिन हम और आप मौसमी रात को 3 बजे यहाँ से निकले हैं, हाँ। उस दिन संजय जायसवाल बाहर बहुत निकले। जालिम सितम हम लोग को झेलना पड़ा, पूछिए मत। हाँ। तो जब संजय क्या खाई जायसवाल थी आप डिनर में? फिर कुछ खा पाई थी कि नहीं? ढोकला, कॉफी, बस ढोकला।
चलिए हाँ ढोकला कॉफी फिर ढोकला। फिर ढोकला, ढोकला कॉफी, फिर ढोकला, बहुत सारी कॉफी। लगता है दूसरा ऑप्शन नहीं था खाने का वहाँ पे। ढोकला कॉफी। नहीं, वो कहते हेयर- ना- अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखती है ना। नहीं ये चुगती है, खाती नहीं है, सॉरी टू से। ऐश्वर्या चुगती है और फिर ऐश्वर्या बेगर्स कांट बी चूजर्स ना। ये लीजिए भाई मौसमी जो चाय मिलेगा। पीजिए आप। अरे आज देखिए हम लोग की खातिरदारी ज्यादा हो रही है, चाय भी मिल रही है और इसी चाय पे ऐश्वर्या कहानी सुनाएंगी। मैं बताती हूँ क्योंकि देखिए ऑफिस का बंदोबस्त मुनीश यहाँ पे भी ले आए। ये लीजिए हाँ, Thank you, thank चलिए हाँ बताइए। पीयूष को आप पास कर हाँ, दीजिए। मैं ये तुम ये लो, मैं बताती हूँ कि जो संजय जायसवाल हैं, अब हमारे प्रोड्यूसर अंकित कंप्लेन नहीं करेंगे वो बैठ कि के मछली खा मैम रहे हैं आप आराम से। घसीट के ऑफिस से ले आती हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और कैसे करेंगे और चिड़िया चहक रही है और ऑडियो में डिस्टरबेंस है, इतना रोते हैं। हाँ चलिए अब मत रोइए। तो दो कहानियां हैं मेरे पास। हाँ। एक कहानी संजय जायसवाल की, क्योंकि उस दिन वो स्पीकर थे, हम्म, तो जब वो 1 बजे जब वो बाहर निकले लोकसभा से, तो हम लोग कॉरिडोर में ही खड़े थे, तो कोहरा इतना ज़्यादा था कि मकर गेट से अंदर तक संसद में आपको दिख रहा था कि कोहरा आ रहा है। अच्छा तो हमने उनको वही एग्जाम्पल दिया कि संजय जी ये कोहरा है और स्मॉग जो है ये सब मिक्स हो चुका है, गेट भी नहीं दिख रहा है, तो क्या चर्चा होगी? तो वो रात को 1 बजे उन्होंने कहा कि चर्चा होगी, अच्छा और स्पीकर्स के नाम भी बता दिए कि ठीक। बांसुरी सुराज बोलेंगी, विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी बोलेंगी, कनी मोई भी बोलेंगी। हाँ तो हमें तो खबर मिल गई, हमने बोला वाह, रात को 1 बजे फ्लैश डालो जल्दी। तो इन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, सारे तथ्यों के साथ तैयार हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर बताएंगे कि आगे की तैयारी क्या होगी। ये रात को 1 बजे था कि सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। अगले दिन जब डिस्कशन होना था और विपक्ष वाले लोग बेंचेस पे चढ़े, जो पीयूष ने कहानी सुनाई कि उन्होंने ये सब कुछ कागज़ फेंके, उसके बाद बांसुरी स्वराज निकली क्योंकि अडजर्न हो गया था हाउस। बांसुरी स्वराज के हाथ में इतना मोटा फोल्डर, वो तैयारी करके आई थी कि मैं तैयारी करके आई वो थी, तैयारी हाँ। करके आई थी। अच्छा और कनी मोई जब उतर रही थी, वो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ उतर रही थी, फिर उस पे लिखा था पॉल्यूशन। पोल्यूशन हाँ तो इसका मतलब कि ये लोग भी अपनी तैयारी करके आए थे। रात को ही डिसाइड हो गया था कि डिस्कशन होगा, रूल भी डिसाइड हो गया था 193 के तहत होगा, बट क्योंकि वो वातावरण वैसा नहीं बन पाया इसलिए डिस्कशन नहीं हुआ। उसमें मेरा भी एक और इनसाइड स्टोरी है, मेरा डिफरेंट थोड़ा सा टेक है कि एक्चुअली क्या था कि जी राम जी को सरकार पूरी तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहती है इन टर्म्स ऑफ हेडलाइन और जनता तक पहुंचाना चाहती है, और जी राम जी के विपरीत मनरेगा पर विरोध और हंगामा और पर्चा फाड़ना और मेज पर चढ़ना और सारा चीज विपक्ष रजिस्टर करना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच बैकडोर चैनल से ये बातचीत हुई कि अगर आप अपना जो भी विचारधारा का विरोध है, पॉलिसी का विरोध है, इसको आप जनता में ले जाना चाहते हैं। जो प्रदूषण एक अर्बन मसला है, एक मुद्दा तो है, महत्वपूर्ण मसला है, पर ये ग्रामीण भारत से जुड़ा है, तो आप अपना व्यू पॉइंट अगर ले जाना चाहते हैं और हम अपना व्यू पॉइंट ले जाना चाहते हैं और इसके साथ ही हम शीतकालीन सत्र में साइन ऑफ करना चाहते हैं, then might as well we should go ahead with closing sine die on जी राम जी। संजय जायसवाल जी की उन्होंने एक बात बताई, मैं बस एक ऐड कर दूं। तो क्या होता है कि जैसे कोई मुद्दा आता है, टॉपिक आता है, तो हम इंटरव्यू करते हैं नेताओं के। ऑफिस का एक फ़ोन आया कि पीयूष ये है एक मुद्दा है, बिहार का मुद्दा है, तो किसी बीजेपी के नेता का फ़ोन का एक इंटरव्यू कर लो। मुनीश सर का ही आया था मैसेज कि पीयूष यार कर लेना। तो संजय जायसवाल निकले, तो संजय जायसवाल जैसे निकले तो वो स्टोरी थी दरअसल इंडिया टुडे के लिए। अच्छा तो संजय जायसवाल आए, तो मैंने कहा कि सर एक का आपका बाइट करना है। तो मैंने कहा जॉइनिंग मी राइट नाउ इज बीजेपी एमपी डॉक्टर संजय जायसवाल। सर ये हुआ है बिहार में, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट रुको, तुमको क्या लगता है हमें अंग्रेजी नहीं आता है? बेटर आई कैन स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू। सर माफी सर अंग्रेजी में बोलिए सर। मतलब उनको बुरा लग गया कि इसने शुरू किया इंग्लिश में, पहले पूछा दिस इज फॉर, मैं सर इंडिया टुडे, तुमको क्या लगता है हमें अंग्रेजी नहीं आता है? मैंने कहा सर इंग्लिश में करो, इंग्लिश में। और इतनी बढ़िया इंग्लिश बोली उन्होंने, इतनी बढ़िया। हम लोग कई बार लोगों का मतलब आपको कई कन्फ्यूजन होता है कि इनको वो इंग्लिश में बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, या हिंदी में बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। कुछ तमिल के लोग होते हैं जो तमिलनाडु से आए हैं, कुछ सांसद हाँ। ये डर होता है मन में कि हिंदी में पूछेंगे, हिंदी में जवाब नहीं देंगे, इंग्लिश में, इसलिए हम लोग पूछते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा
अंग्रेजी में पूछो। और इसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब धरना प्रदर्शन हो रहा था तो धरना करते करते सभी सांसद जो हैं वो महात्मा गांधी की मूर्ति है मकर द्वार से कुछ 200 मीटर की दूरी पर, तो महात्मा गांधी की मूर्ति के आसपास ना क्यारियाँ हैं और क्यारियों में लगातार जो है पानी डालते रहते हैं वहाँ पे माली। तो प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, आपको याद होगा आप भी वहाँ पे थी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और कई सांसद जो है एक साथ खड़े होकर गांधी स्मृति के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक से एक सांसद हैं एनके प्रेमचंद, उनका पैर जो है वो लुंगी पहनते, धोती पहनते माफ़ कीजिएगा, तो उनका पैर जो है आधा पैर इतना आधा पैर वहाँ मिट्टी थी, चिकनी मिट्टी और पानी था, पूरा अंदर चला गया। ओह नो। और जैसे ही गया ऐसे पूरे ऐसे हो गए वो बेचारे। ऐसे मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने। अच्छा, अब help me उनको out. हाँ, हाथ पकड़ा और मैं अपने वेल यू कैन सी एज टू हाउ द प्रोटेस्ट इज टेकिंग प्लेस, पूरा मैं अपना लगा हूँ, मैं अपनी रिपोर्ट फाइल कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ जैसे ही पकड़ा तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे पैर उसी के अंदर। तो दोनों कीचड़ वाला टीटी हो गया। कीचड़। लेकिन कीचड़ टीटी। आप ये सोचिए कि कितने डेडिकेशन के साथ हम अपना काम करते हैं। कीचड़ में पैर है, हाँ, लेकिन काम पूरा करना है। काम पूरा करना किया है। मैंने, रिपोर्ट पूरी की और दिखाया। इनफैक्ट उसके बाद मैं नीचे बैठ गया और मेरे ये दोनों घुटने पूरी मिट्टी में सन गए थे पूरे, लेकिन मैंने पूरा रिपोर्ट किया, इंटरव्यू किया। पीयूष वाला भी तो बता दो, डेडिकेशन हमारे साथ ये है और अब नहीं है, वाला तो बता दो कौन है और कौन नहीं है, क्या हुआ? क्या गिरिराज सिंह आए, तो गिरिराज सिंह आए तो उन्होंने 2-4 चैनल्स थे वहाँ पे, एजेंसीज ज़्यादा हैं होती हैं संसद भवन के अंदर, तो एजेंसीज को उन्होंने इंटरव्यू दिया। अब जब एजेंसीज का इंटरव्यू हो जाता है तो कुछ हो जाती है बात, तो फिर क्या ऑफिस क्या करता है कि एजेंसीज के इंटरव्यू को वो चला लेते हैं। लेकिन जब हमारा अलग से किया होता है तो तुरंत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है और एक्सक्लूसिव के तौर पे उसको चलाते हैं। तो जैसे ही मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था तो हम शुरू करते हैं, जैसे कि मुनीश है हमारे साथ, कि इस वक्त हमारे साथ मुनीश पांडे हैं बात करने के लिए, तो ऐसे ही शुरू करना था। तो गिरिराज सिंह ने जैसी बाइट ख़त्म की, मैं अपना कैमरे के साथ रेडी था, जैसी ख़त्म हो बाइट ख़त्म हुई तो हम ऐसे बोलते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ गए मैंने लाइन को चेंज कर दिया तुरंत, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ नहीं थे। मैंने देखा इसको तो करते हुए, हमने कहा क्या कर रहे हो? जैसे ही मेरा दुख मना रहा हूँ, चले गए। अरे भाई हालम ये है मुनीश कि आप लोग भी सुन लीजिए, आज हमको मिले आनंद भदौरिया साहब, ऐश्वर्या और हम दोनों खड़े हुए थे और बेचारे पूरा, हमने कहा सर इस बारी तो आप, उन्होंने कहा कि इस बारी मैं 8 बार बोला, 8 बार अलग अलग टॉपिक्स पे बोला, संसद में बोला, तो हमने कहा आज इस बारी तो आपका बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा। पर कहता है पर अफसोस है कि आज तक वालों ने हमारी एक भी बाइट नहीं की है। तो हमने कहा सर ये आपकी शिकायत का हम लोग संज्ञान ले रहे हैं, हम और ऐश्वर्या, इसको दूर किया जाएगा। हाँ, इसको दूर किया जाएगा। कहते पीयूष मिश्रा जी नहीं थे इस बारी संसद में, इसलिए मेरे पीयूष को मिस किया गया। हाँ, कि इसलिए मेरे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि आप जब संसद कवर करते हैं तो अभी क्या होता है कि अगर आप बोलेंगे अरे सर थोड़ा ऑफ रिकॉर्ड बता दीजिए, अरे आप तो रिपोर्टर्स ऑफ एयर में ऑफ रिकॉर्ड कहाँ चलता है, उनका सर नाम नहीं बताएंगे, ऑफ रिकॉर्ड तो बता दीजिए कि क्या घट रहा है। लेकिन अगर संसद का देखें तो क्या लगता है राहुल आपको कि क्या हाई पॉइंट रहा? क्योंकि जो बात आप प्रियंका गांधी की बता रहे हैं, मतलब कि कांग्रेस का आपको लगता है कि इस बारी का जो परफॉर्मेंस है, क्या आपको दिखा कि इस बारी कुछ अलग था पिछली बार? नहीं, कांग्रेस तो बोल रही है हमारी जीत हो गई भाई, सरकार को हमने झुका दिया, अपनी बात मनवा ली और SIR पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन SIR पर चर्चा हुई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर, तो हमने अपनी बात बिल्कुल कही। और एक बहुत गर्मा गर्मी भी देखी हमने जब अमित शाह बोल रहे थे, राहुल गांधी बोल रहे थे, उन्होंने चैलेंज किया कि मैं आपको डिबेट के लिए चैलेंज करता हूँ। तब अमित शाह जी ने कहा कि भाई आप नहीं तय करेंगे मेरे बोलने का क्रम, मैं अपने हिसाब से जो मुझे बोलना है वो मैं बोलूँगा। तो कांग्रेस को लगता है कि उनकी जीत हुई, वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सरकार को घेरा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं इस बार का जो पूरा का पूरा जो सेशन था वो इस बार थोड़ा लगा कि कोऑर्डिनेशन है ट्रेजरी बेंचेस में और ऑपोजिशन बेंचेस में, इस बार कुछ समन्वय था जो कि पिछले कई सेशंस में हमको नहीं देखने के लिए मिला।
इसके लिए आपको तारीफ करनी होगी या क्रेडिट देना पड़ेगा किरण रिजिजू को, ओम बिरला को। इन लोगों ने जाहिर है थोड़ा जो स्पेस है वो सीड किया, ग्राउंड दिया, ऑपोजिशन को अलाउ किया बात करने के लिए। और जैसे कि अभी आपने भी कहा कि उसी के बाद इतनी बर्फ़ पिघली कि प्रियंका गांधी गई और चाय पी उन्होंने प्रधानमंत्री, ओम बिरला, उन तमाम लोगों के साथ में। आई थिंक वो सबसे हाई पॉइंट था। लो पॉइंट मेरे हिसाब से था, ये मुझे एक नेता ने कहा कि हाँ, लो पॉइंट। जिस प्रकार से वो एक अब जो वीडियो सामने आ गया है टीएमसी सांसद का, कीर्ति आज़ाद का, वेप पीते हुए, उन्होंने कहा कि ये एक गरिमा को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने एक बात और जोड़ी उसी बात के अंदर, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर हुई है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में कि उन्होंने प्रताप सारंगी को धक्का दिया और उनके सर में चोट लग गई। इसको लेके एक एफआईआर दर्ज हुई है बाकायदा, आपको याद होगा। उसकी सीसीटीवी फुटेज कभी बाहर क्यों नहीं आई? डॉक्टर हिमांग जोशी हैं, उन्होंने दर्ज करवाई है, बीजेपी के सांसद। उन्होंने कहा कि उसकी सीसीटीवी फुटेज कभी बाहर क्यों नहीं आई? भाई वो तो पुलिस एविडेंस है, आप पहले दिन निकाल देते। आपने टीएमसी के लिए निकाल दी। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज नहीं है। जो कीर्ति आज़ाद पी रहे हैं और उसका जो वीडियो बाहर आया है वो पार्लियामेंट का फुटेज नहीं है, किसी का मोबाइल से, या हो सकता है टीएमसी के किसी सांसद ने बनाया हो। नहीं, लेकिन राहुल इसमें ऐसा है ना कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो उसमें एफआईआर हो सकती है। कीर्ति आज़ाद के मामले में भी अगर कोई आदमी कंप्लेंट लेके थाने में पहुंचे कि इन्होंने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है या फिर किसी नियम का उल्लंघन किया हुआ है, तब उसमें एफआईआर हो सकती है। सर, उसमें हुई है, अनुराग ठाकुर ने कंप्लेंट दी है लोकसभा स्पीकर को, और आज हमारी जब मुलाकात हुई तो हमको ये श्योरिटी मिली है इस बात को लेकर कि इसमें कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और नहीं, वो इनकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगी या पुलिस करेगी? इंटरनल करेगी जी। और लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे मैं भी आप बता रहा था कि मिट्टी में मेरा पैर पड़ गया, मैं लगातार करता रहा रिपोर्ट, अभी चिड़िया की बीट पड़ गई है। वो लक होता है पीयूष, ऐसे लकी चार्म है। अब तुम्हारा जो अच्छा समय नए साल में शुरू होने वाला है, लेकिन और तुम्हारा अच्छा समय कैसे शुरू होगा और क्या करेंगे हम लोग, वो हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। क्योंकि ब्रेक के बाद हमें ये भी पता करना है कि एक सियासी मुद्दा जो अब संसद से सड़क जाने वाला है, नेशनल हेराल्ड वाला, उसको कैसे कांग्रेस बनाने के मूड में है। उसके अलावा बीजेपी में जो लीडरशिप को लेके चेंजेस हुए हैं उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे कैसे पड़ेगा, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो भी हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इसको आईबी ने अप्रोच किया, हथियार इंडिया दे, असला इंडिया दे, पैसा इंडिया दे और पूरी मदद करे। और इस साल क्या चल रहा है? ये 62 अब भारत के लिए इससे क्या बेहतर बात होती कि एक इंडियन एसेट इलेक्शन लड़ता और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता। यही मेन प्लान था। जिन्ना साहब जब एक ही बार ईस्ट पाकिस्तान गए बनने के बाद, उन्होंने ढाका में कहा हमारे जैसे मुसलमान नहीं, आप लोग हिंदू थे अब मुसलमान बन गए हो। एक प्रपोजल ये था कि 3 डोमिनियंस बने, पाकिस्तान, इंडिया एंड बंगाल। डोंट फॉरगेट कश्मीर, पंजाब है वो भी सेपरेट हो सकता था, सेपरेट कंट्री हो सकता था, जैसे बंगाल है। आज का खैबर पख्तूनख्वा। हाँ, आप कह रहे हैं कि जो आज का पाकिस्तान है, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान रहा 47 में, वहां के लोग इतनी शिद्दत से पाकिस्तान नहीं चाहते थे जितना आजकल बांग्लादेश है। ये यूपी बिहार वाले चाहते थे, यूपी बिहार वाले चाहते थे, और बंगाल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब देखिए भाई, क्योंकि सियासी पारा यहाँ पे चढ़ता चला जा रहा है और पीयूष को ठंडी लग रही थी, तो पीयूष अब लगातार अलग अलग वेशभूषा में आपको और अलग अलग जैकेट्स में नजर आएंगे। पूरा टशन जो है यहाँ पे बरकरार है, कहते हैं ना जलवा कायम है रिपोर्टर्स ऑफ एयर में। पीयूष अब आप चश्मा भी पहन लिया, मतलब ये होता है ना कि चलो ऑन एयर उधर नहीं जा रहे हो तो यहाँ पे ऑन एयर सबसे ज्यादा छपो। हम रेशियो नापेंगे किसको कितना मिल रहा है, 120% वाला। और अंकित काट देना इनका काट देना इनका रोल जितना एक्स्ट्रा हो। प्रोडक्टिविटी 120%। अच्छा देखिए, क्योंकि प्रोटेस्ट संसद में सिर्फ पोल्यूशन को लेके नहीं हुए, पोल्यूशन को लेके हुए, जी राम जी को लेके हुए, और जी राम जी को लेके बहुत ठोस विरोध यहाँ पे विपक्ष ने किया। 2 अलग अलग धड़ों में विरोध बटे हुए नजर आए, उस पर हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देर रात तक टीएमसी जो है यही संसद में ही पूरी रात
टीएमसी के सांसद बैठे रहे। जैसे ही राज्यसभा में बिल पारित होता है उसके बाद डोला सेन से लेके और तमाम सांसदों के वीडियो भी आ रहे थे, गाने भी आए उसमें, हम होंगे कामयाब, उन्होंने गाना भी गाया। लेकिन मौसमी, उस पे अगर आप चर्चा करें तो एक सवाल सबके मन में आता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के लिए जी राम जी बिल इतना महत्वपूर्ण था, मनरेगा को लेके वो पहले दिन से अड़े हुए थे और ये सत्र शुरू होने के पहले ये बात समझ में आ गई थी कि सरकार जी राम जी बिल लेकर आएगी। उस समय एलओपी जो है राहुल गांधी, वो सदन में मौजूद ही नहीं थे, वो चले गए विदेश में। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या वो गंभीरता से नहीं लिए इस बात को, चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते थे, या फिर ये एक मुखौटा था कि नहीं भाई हमें सिर्फ सरकार जो बिल लेके आ रही है उसका विरोध करना है, जबकि अंदर से बहुत ज़्यादा उसमें कुछ वो विरोध दर्ज नहीं कराना चाहते थे और खुद चले गए किसी विदेश। देखिए यहाँ पे दो व्यू पॉइंट्स हैं इसको लेके। एक तो ये व्यू पॉइंट है और राहुल गौतम मुस्कुरा रहे हैं, खुश है कि ये सवाल मेरे ऊपर ही आया, जाने क्यों ये खुद अपना अगर जवाब ऐसा है तो मैं फिर जवाब दूंगा। नहीं मतलब मेरा ये टेक है उसमें, और मेरा टेक हो सकता है। एक उसमें पॉइंट ये है कि राहुल गांधी is the leader of opposition and there is a shadow PM and a shadow cabinet concept in the democracy. If you look at PM Narendra Modi's entire schedule before 2014, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मतलब कि अब बतौर सीएम काफ़ी विदेश दौरे करते थे और काफ़ी लीडर्स गुजरात में इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए वो अपना जो पर्सोना है उसको अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी दुरुस्त करने में लगातार लगे रहते थे। राहुल गांधी के विदेश दौरे जो हैं इसी की एक कड़ी है। मतलब मुझे लगता है कि लगातार वो विदेश, उनकी टाइमिंग सही या गलत हम डिबेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर शैडो कैबिनेट या शैडो पीएम का वर्जन लिया जाए तो यहाँ पे आपकी एक टीम है जो फोर्ट्रेस को मैन कर रही है, यानी कि विपक्ष के स्टैंड को आगे रख रही है। आप बाकी स्पीकर्स को मौका दे रहे हैं, गौरव गोगोई जवाब दे रहे हैं या मनीष तिवारी लीड कर रहे हैं या प्रियंका गांधी ने मनरेगा में इतना ज़बरदस्त इंटरजेक्शन दिया। और मैंने देखा है कि बड़ा दिलचस्प हो गया है, अगर वही राहुल गांधी होते तो मुझे नहीं मालूम कि स्पीकर कैसे रिएक्ट करते। प्रियंका गांधी ने कुछ ना कहते हुए भी मनरेगा पे जब इंट्रोडक्शन से पहले, जब ये इंट्रोड्यूस बिल किया जाए या नहीं किया जाए, प्रियंका गांधी खड़ी हो गई और उन्होंने धड़ धड़ स्पीकर साहब बोलते रहे, किरण रिजिजू विरोध करते रहे, प्रियंका ने धड़ धड़ करके 3-4 पॉइंट बतला दिए कि क्यों ये बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बाकी लोगों को, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या शशि थरूर ने कहा कि दुनिया वालों ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। अब कांग्रेस वाले सोचे कि मेज थपथपाएं कि ना थपथपाएं। पता चला कल दूसरे दिन कुछ और कह दिया, प्रधानमंत्री की पॉलिसी की तारीफ कर दी, तब मेज थपथपाते नहीं, माथा पीटते रह जाएंगे। सारा पीछे कांग्रेस वाले स्तब्ध। और शशि थरूर ने इतना ज़बरदस्त इंटरजेक्शन किया कि इसमें इंग्लिश का भी शब्द है, इस जी राम जी बिल में इसमें हिंदी का भी शब्द है, और राम का नाम बदनाम ना करो मुस्कुराते हुए वो कह गए। और बाद में कांग्रेस ने अपने हैंडल से उसको, उनकी स्पीच को ट्वीट किया। तो अगर राहुल गांधी ना होते शायद शशि थरूर खड़े ना होते, और राहुल गांधी मौजूद होते तो मनीष तिवारी, राहुल गांधी हालांकि इंडिया में ही थे उस वक्त जब मनीष तिवारी ने SIR पे बोला, पर राहुल गांधी फ्लोर ऑफ द हाउस में मौजूद नहीं थे जब मनीष तिवारी ने ओपन किया था। तो मुझे लगता है कि ये वो मौके हैं जो, जैसे कि इसमें ये भी चर्चा होती है ना कि एक तरफ बीजेपी कुछ करती है और हम कुछ करते हैं। मतलब बीजेपी के अध्यक्ष 45 इयर्स के हो गए हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष 84 इयर्स के हैं। मतलब बीजेपी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो 45 के। तो विपरीत आपको लगता है कि कभी कभी आप विपक्ष में रह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और कई चीज़ों पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जैसे प्रेसिडेंट को लेके राहुल ही कह रहा था कि एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती कांग्रेस। कारण है मैडम, उसका कारण है। ये बात मैंने भी किसी से पूछी, ये चर्चा का विषय है कि आपने 45 साल की उम्र में अध्यक्ष बना दिया तथाकथित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का। तो आप और कांग्रेस कहाँ है इस मामले में? तो उन्होंने कहा कि देखिए
जब जिसका सिक्का चलता है ना तब ऐसे ही फैसले लिए जाते हैं। 40 साल की उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे, आपने तो प्रधानमंत्री भी नहीं बनाया, सिर्फ अध्यक्ष ही बनाया है। तो जब और कांग्रेस ने भी एक बात और छोटी बताता हूँ आपको, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, चुनाव की लीडरशिप में हुआ सुशील कुमार शिंदे की लीडरशिप के अंदर, सीएम कौन बना? विलासराव देशमुख। शिंदे साहब को बाद में होम मिनिस्टर बनाया गया, वो बात अलग है। लेकिन ये कांग्रेस, ये जब आप मजबूत होते हैं, जब आला कमान दिल्ली मजबूत होती है, वो अपने सारे फैसले मनवा सकती है। वो जो बीजेपी में इस वक्त हो रहा है, वरना आपको वो तस्वीर याद नहीं है जब उमा भारती वो फेंक के चली गई थी, रिजाइन करके चली गई थी, रिजाइन करके गई थी, याद है आपको? वो तस्वीर, एक वीडियो है जिसमें मीटिंग चल रही है, उसमें शायद लाल कृष्ण आडवाणी भी चली गई थी, मीटिंग से उठ के चली गई ऑन कैमरे रोल थे, और उसमें वो कुर्सी, मुझे याद है, कुर्सी फेंकते हुए चली गई थी। ये कहाँ हुआ? ये बीजेपी में हुआ था। क्यों? क्योंकि बीजेपी उस वक्त कमजोर थी। तो आपको ना कंपेयर करना पड़ेगा कि दिल्ली या आला कमान या हाई कमान जब मजबूत होता है तब वो अपनी सारी अच्छी बुरी बातें मनवा लेता है, और जब कमजोर होता है तो फिर तो कांग्रेस या और अन्य नहीं, लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करते थे तभी उन्होंने नरेंद्र मोदी का चेहरा दिया था। 10 साल से वो शासन में नहीं थे, तो कई बार तो कड़े फैसले लेने पड़ते हैं आपको। नहीं, जब नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है, वो पहले कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, अगर 2013 की गोवा कार्यकारिणी में मुझे याद है। तब किसी ने पूछा था मुख्तार अब्बास नकवी से, मुझे आज भी याद है उनकी बाइट, उन्होंने कहा था, ये डिक्लेयर होने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, उनसे पूछा आप नरेंद्र मोदी को बनाएंगे अपना पीएम फेस? तो उन्होंने कहा था कि जो बात दीवार पर इबारत की तरह लिखी हुई है वो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम सब पढ़ पा रहे हैं। बीजेपी में ये सर हो गया था कि अगर अगली बार अगर किसी को अगर प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना है तो वो नरेंद्र मोदी होंगे। ये बीजेपी में कंसेंसस मोटा मोटा बन गया था सर, और कई चीज़ें ऐसी थी जो उनके फेवर में थी। एक उनका एक छवि थी कि वो हिंदुत्व के उनका फेस उनको माना जाता था, और फिर डेवलपमेंट, जो ये ब्लेंड था, ये किसी के पास नहीं था, ना ही शिवराज सिंह चौहान के पास था, ना ही रमन सिंह के पास था। एक्चुअली ये है ना कि जब आपका फैसला सही हो जाता है, कहते हैं ना उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। अभी दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट का हम इंटरव्यू ले रहे थे, और वहाँ पे हमें याद आ गया यही डायलॉग जो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि डूबते सूरज को कौन पूछता है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। जब आपके लिए फैसले सही हैं, आप सत्ता में आ रहे हैं, तो सब फैसले सही लगते हैं, और गलत है तो एक्सपेरिमेंट है। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस इस तरीके का फैसला ले नहीं कर सकती तो, और अब तो ये चर्चा हो ही रही है कांग्रेस के भीतर भी कि एक अलग से एक पूरा वर्किंग प्रेसिडेंट्स का पूल तैयार करना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को डिवाइड करना चाहिए, अलग अलग जो क्षेत्र है उसमें वर्किंग प्रेसिडेंट्स जैसे कि बनाए गए हैं अभी बीजेपी में, क्योंकि वर्किंग प्रेसिडेंट्स की बात ही चल पड़ी है तो एक बारी जिक्र कर लेते हैं। फिर किस्सा मैं आपको बता दूं, ये जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा था संसद भवन के अंदर, तो कल रात में जब ये फैसला लिया गया, जब ये बिल पारित हो गया राज्यसभा से, धरना से नहीं उठोगे ऊपर धरना हो गया तो एक इंटरेस्टिंग बात है, तो नहीं बैठ गए थे धरने पे। हाँ कि कोई नहीं है देखने वाला भी। ठंड इतनी है कि कैसे बैठा जाए, ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के सांसद कर सकते हैं। हम तो तुमको फोन कर रहे थे, उठा नहीं रहे थे, कहाँ चले गए? ठंड लग रही थी ना। चलो बताओ आगे की कहानी। हुआ ये कि संसद भवन से निकले एक साथ लाइन में सारे टीएमसी वाले, और सीधा जाके वो जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके एंट्री गेट पे जाके बैठ गए, और वहाँ बैठ के उनके हाथ में तख्ती की और नारेबाजी लगातार चल रही है कि महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इतने में जो हो गया 10-15 मिनट हो गया कि भाई हो गया, क्या करना चले वापस, तब मैसेज आया ऊपर से रात भर बैठना है, 12 घंटे। हाँ 12 घंटे बैठना है। तो टीएमसी वाले 12 घंटे बैठे, और ये कवर करने के बाद हमें लगा कि यार अब तो हाउस एडजर्न हो गया है, अब जो है निकला जाए। सुबह जैसे ही मैं घुसता हूँ पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ बैठे हुए डोला सेन के साथ डेरेक ओब्रायन और 2-4 सांसद बैठे हुए हैं, और डोला सेन पूरा कंबल यहाँ तक ओढ़े, आँख दिख रही है बस उनकी यहाँ तक। बेचारा बहुत ठंडी हो रही होगी। रात में जो तापमान है ना वो 11-12 डिग्री चला जाता है। जैसे ही मैं घुसा हल्का से नीचे गुड मॉर्निंग, मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू, कैसी रही आपकी रात? ठंडा था, 6 डिग्री ठंडा था, लेकिन हमको तो मैसेज आया ना, हम बैठेंगे धरना पे। लेकिन आप सोचिए उसके 15 मिनट के बाद हमने देखा रामगोपाल यादव को आते हुए। मैंने कहा सर रात भर बैठे हैं लोग, और रामगोपाल यादव क्या कहते हैं पता है? दिन में तो कहीं दिखाई नहीं देते, रात में आके बैठ गए, क्या मतलब? धर्मेंद्र यादव आ गए। मैंने कहा सर कांग्रेस वाले धरना कर रहे हैं, टीएमसी वाले कर रहे हैं, आप लोगों में से कोई नहीं धरना कर रहा है वीपी जी राम जी बिल को लेकर।
बताते ही नहीं ये लोग, अकेले बैठ गए। आके बैठ गए, कोई मैसेज ही नहीं आता कि प्रोटेस्ट में आना है कि नहीं आना है। कर लेते हैं, टीवी पे छप जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। ऐसे ही कुछ हुआ जब नेशनल हेराल्ड वाला प्रोटेस्ट भी था, तो अंदर से सीपीपी ऑफिस से लोकसभा वाले एमपीज आए, तो राज्यसभा के कुछ एमपीज खड़े थे। हमने कहा जाइए, मीटिंग है आपकी। तो हमारी मीटिंग नहीं है, लोकसभा वालों की। अब लोकसभा और राज्यसभा एमपीज, कांग्रेस एमपीज का चल रहा है, कौन पावरफुल है ज्यादा। तो लोकसभा वाले धड़धड़ाते हुए आए, प्रोटेस्ट। तो हमने कहा किस चीज का प्रोटेस्ट है? मुझे लगा जी राम जी पे होगा। उसी से पहले नेशनल हेराल्ड का फैसला आया था, तो तुरंत बैनर खोल दिया लोकसभा वालों ने। अब जो राज्यसभा वाले बाहर बाइट दे रहे थे ऐसे करके, वो पीछे देख रहे, अरे प्रोटेस्ट चालू हो गया हमारी पार्टी का। तुरंत बाइट छोड़ के सारे लोग नेशनल हेराल्ड पे, कि इसी वेणुगोपाल ने लीड किया प्रोटेस्ट। ना प्रियंका गांधी थी, ना सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी तो विदेश में थे, और वो इसलिए क्योंकि गांधी परिवार से मामला जुड़ा था। मैं पूछना चाहूंगी, पीयूष ने बताया जो, और प्रोटेस्ट का तो पॉलिटिक्स चल रहा है, लेकिन उससे इतर मुनीश, मैं पीयूष और मुनीश में बार कंफ्यूज करें, पब्लिक भी करती है वैसे। मुनीश बोला ये पीयूष की जालसाजी तो नहीं है? बार अपनी बारी ही जो है ये चाहता है कि इसकी बारी है। ऐश्वर्या, एक बारी नेशनल हेराल्ड वाला मामला खोल लेते हैं। तो मुनीश, नेशनल हेराल्ड में क्या घटा? मतलब क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि इतनी भद पिट गई ईडी की कि इनके मुंह पे थप्पड़ है। भाई खड़गे साहब ने तो इस्तीफा मांग लिया प्रधानमंत्री और अमित शाह का, और कांग्रेस इसको अब ग्राउंड जीरो पर ले जा रही है। इसमें ना मुनीश, मैं बताती हूँ अंदर क्या हुआ। जैसे ये ऑर्डर आया ना, हाँ। कांग्रेस के सारे प्रवक्ता उछल के हाँ। कि हम बोलेंगे आज हमारा दिन है, हम बोलेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी भी जो है, हाँ, मैं आने वाली थी उस पे, आपने पहले रिएक्शन लिया। यूजुअली वो ऐसे उतर के तेजी में चले जाते हैं। उस दिन बकायदा उतरे, आपने इंटरव्यू किया था, हाँ। इधर उधर देखे। फिर जब कोई किसी ने, उस समय लोगों को रियलाइज नहीं हुआ कितनी बड़ी बात है, जब वो वापस आए तब मैंने उन्हें पकड़ा। और कांग्रेस में उस दिन खुशी की लहर थी। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं एक ढांचा बना दिया गया है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन प्रोपेगेंडा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मार्क माय वर्ड्स, मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होगा। 2024 के नतीजों के बाद पहली बार खुशी की लहर आई थी। हाँ, कांग्रेस में अंदर संसद में ये था। नहीं देखो, एक बात तो बिल्कुल साफ है उसमें कि जो किसी को नहीं पता वो बताइएगा, हाँ। कि ईडी सख्ते में है कि नहीं है। मतलब इट्स अ बिग, ईडी सख्ते में तो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि ईडी की भद्द पिटी है इसमें, खास करके उस मामले में जिसमें आपने एक ना सिर्फ 4-5 साल की जांच की, आपने उसमें चार्जशीट फाइल किया, और चार्जशीट फाइल करने के टाइम पे आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को एक्यूज़ बना दिया, और आप चाह रहे थे कि चार्जशीट का संज्ञान हो जाए। तो मैं उस दिन ईडी के एक अधिकारी से बात कर रहा था कि आप लोग की तो बड़ी पतियस हो गई कोर्ट के अंदर। नहीं, जब फैसला आया तब आप कहाँ थे? फिर क्या हुआ? नहीं, जब फैसला आया उसी समय मैंने फ़ोन किया। आप लाइव पे थे या क्या थे, चल रहा था? मैं लाइव के पहले जानना चाह रहा था कि भाई ईडी प्लान क्या कर रहा है। ठीक है। एक रिपोर्टर होने के नाते जिम्मेदारी रहती है कि भाई आपकी जो खुद एजेंसी है वो क्या सोच रही है, जिस एजेंसी को आप कवर करते हो। तो मैंने ईडी के एक बड़े अधिकारी हैं, काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने पूछा कि ये तो आप लोग जो प्लान कर रहे थे उस हिसाब से हुआ नहीं है। तो उनका कहना था कि देखो ये 7-8 महीने से चार्जशीट जो है ना कोर्ट में लंबित था, कॉन्ग्निजेंस हो नहीं रहा था। हालांकि उनके जो वर्ड्स थे कि ऑर्डर हमारे लिए बड़ा अपसेटिंग है, उनके खुद के जो शब्द हैं। तो ईडी भी सकते में उसको उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी ईडी है। क्यों? कोई और जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। वो इस वजह से जिम्मेदार है ईडी कि जब ये मामला शुरू हुआ था साल 2014-15 में, सुब्रमण्यम स्वामी एक कंप्लेंट लेकर आए थे, उस वक्त से इस मामले की जांच के लिए 2 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई थी। एक ईडी को दिया गया और एक सीबीआई को दिया गया। साल 2014-15 में पहली बार ये मामला ईडी में पहुंचा। उस वक्त ईडी ने मामले को सीबीआई के पास भेज दिया कि भाई अगर कोई करप्शन का एंगल है, मिसअप्रोप्रिएशन का एंगल है, तो आप इसकी जांच करिए। सीबीआई बड़ी प्रोफेशनल एजेंसी है इस देश में, नियम के विरुद्ध कभी जाते नहीं है। सीबीआई ने पहले कंप्लेंट पे मना कर दिया कि भाई हम नहीं कर सकते, ज्यूरिसडिक्शनल इशू है इसमें। उन्होंने नहीं किया। भाई राहुल तुम क्यों हंस रहे हो भाई? विपक्ष नहीं मानेगा। नहीं बोला है। ईडी नहीं है क्या प्रोफेशनल? अगर आप मुझसे सीधे तौर पे पूछेंगे नियमों और कानून के हिसाब से, सीबीआई इस तरह की एजेंसी है जहां पे हर स्टेप पे आपको कुछ कानून के पालन करने पड़ते हैं। जैसे अगर वहां पे किसी सीबीआई में
अगर किसी इंसान की गिरफ्तारी होनी है तो 8 अधिकारी अलग अलग लेवल पे, जूनियर से लेके तो डायरेक्टर तक वो फाइल चलती है, और जब सभी बोलेंगे कि हाँ भाई इस आदमी को गिरफ्तार करना चाहिए, तब वहाँ पे गिरफ्तारी होती है। ईडी में ऐसा नहीं होता है, किसी भी एजेंसी में नहीं होता है। तो बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई बड़ी प्रोफेशनल एजेंसी है। पहली बार गया था 2014-15 के आसपास सीबीआई के पास, सीबीआई ने मना कर दिया। दूसरी बार फिर कुछ महीनों के बाद में गया अच्छा कि आप इस मामले में जांच शुरू करिए, सीबीआई ने दोबारा मना कर दिया। तीसरी बार ईडी के एक अधिकारी थे उस वक्त, ईडी के अधिकारी ने बोला कि भाई हम भी इस मामले की जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शिकायत जो है ना एक प्राइवेट आदमी की कंप्लेन है, वो है सुब्रमण्यम स्वामी, तो हम भी जांच नहीं कर सकते हैं। लेकिन मामला कोर्ट में भी था, तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों जगह पे ये मामला पहुंचा। कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे, मेरे ख्याल से उसकी वजह से ईडी जो है ना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गई। तीनों कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ये थे कि प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, धांधली है, प्रॉपर्टीज जो है इधर उधर हुआ है, कोई उसका फायदा उठा रहा है, तो इस मामले में जांच होनी चाहिए। और तीनों ही कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, जिसके अगेंस्ट में जो गांधी परिवार है वो कोर्ट भी पहुंचा था, और उनके खिलाफ जब नतीजे आए तब ईडी ने साल 2019 में कानून में संशोधन किया था, साल 2019 में 19 में, हाँ। और 19 में संशोधन करके जो नियम होते हैं ईडी में कि जब तक किसी मामले में एफआईआर नहीं है ईडी जांच शुरू नहीं कर सकती है, उस नियम में संशोधन कर दिया गया और ईडी ने साल 2021 के आसपास इस मामले में जांच शुरू की। जांच बड़ी महत्वपूर्ण थी इसकी। बाकी मामलों में हम देखते हैं किसी को एक बार बुलाया जाता है, समन होता है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जाती है, मामला खत्म हो जाता है। सही बात है। ये पहली बार ऐसा था। एक तो गांधी परिवार को बुलाना ईडी के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। ईडी को भी पता है कि भाई आप देश के टेक्निकली विपक्ष के सबसे बड़े नेता को आप पूछताछ के लिए बुलाने वाले हो, तो काफी सोच समझ के बाद में, सबूतों को इकट्ठा करने के बाद में ईडी के अधिकारी ने हिम्मत जुटाई कि भाई हमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाना है। तो जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था राहुल गांधी को, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, किसी मामले में ना राइडर दे देती हूँ। देखिए अब मुनीश बताने वाले हैं वो जो 40-50 घंटे की पूछताछ है राहुल गांधी की, उस पूछताछ में बंद कमरे में क्या घटा। तो बाकी मामलों में देखते हैं, मामला कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी व्यक्ति को, आरोपी को, विटनेस को अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसका बयान दर्ज करती है, 1 या 2 दिन उसका स्टेटमेंट होता है, उसके बाद में गैप दिया जाता है क्योंकि ईडी उसके जवाब देखेगी और उसके बाद में फिर होता है। राहुल गांधी से 5 दिन की पूछताछ हुई थी। हाँ, मुझे याद है, सड़क पर सारे कार्यकर्ता थे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था। लटियंस दिल्ली में ईडी दफ्तर के सामने टायर भी जलाए गए थे उस टाइम पे। वैसा विरोध प्रदर्शन हमने कभी देखा नहीं था। उस दिन पूरी दिल्ली जाम हो गई थी, इतना कि मुझे रिपोर्टिंग के लिए सुबह 7 बजे पहुंचना था, मैं 9 बजे तक पहुंचा था, जो कि ऑफिस लगा बवाल बन गया था कि भैया पहुंचे नहीं। बड़े नेता सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सबने फिर वही जैसे अभी कांग्रेस ये एक शक्ति प्रदर्शन था, कांग्रेस के लिए एक शक्ति प्रदर्शन था, उनको इस मामले को राजनीतिक तौर पे भुनाने के लिए। लेकिन मैं उस बात पे आता हूँ कि जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी ना, तो पूछताछ 50 घंटे की हुई थी राहुल गांधी की। क्या पूछे थे? 50 घंटे की। देखिए, सवाल जवाब जो है वो तो नेशनल हेराल्ड को लेकर था, और जिस कंपनी में डायरेक्टर बने राहुल गांधी और सोनिया गांधी, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और वो जो कंपनी है उसमें 38% यानी 38% राहुल गांधी और सोनिया गांधी उसमें हिस्सेदार हैं। ईडी वालों को ये लग रहा था कि आप जब किसी इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हो, कांग्रेस के आला कमान हो आप, तो आपको इस कंपनी के डायरेक्टर बनने की जरूरत क्या थी? आपने कंपनी के जो शुरुआत की थी वो ये था कि आप मुनाफा नहीं कमाएंगे, लेकिन मोटे तौर पे बोला जाए तो 50 लाख रुपए खर्च करके आपने लगभग 900 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टीज थी नेशनल हेराल्ड की, वो सारी संपत्ति आपके ऊपर आ गई। और ईडी ने जो आरोप लगाए थे वो ये था कि जो उन प्रॉपर्टीज से रेंट आ रहा है वो इनकी जेब में जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, गलत इनवॉइसेस बनाए जा रहे हैं, फर्जी तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए थे। ये ईडी के आरोप हैं। इंटरेस्टिंग ये था मौसम उसमें कि राहुल गांधी से जब पूछताछ खत्म हो जाती थी ना, शाम के 6-7 बजे तक उनसे पूछताछ खत्म हो जाती थी। राहुल गांधी उसके बाद ईडी के अधिकारी के साथ में बैठते थे, क्योंकि ईडी का जो कानून होता है उसमें आपके जब बयान दर्ज होते हैं
तो आप मौखिक रूप से अगर बयान देते हो या लिखित रूप से बयान देते हो ना, तो एक शख्स वहाँ पे रहता है, वो टाइप करता रहता है बेचारा, आप लगातार जो बोल रहे हो, एक एक सवाल का जवाब, और सवाल छोटे 2 लाइन के होते हैं, जवाब जो होता है ना 2-2 3-3 पन्ने का होता है, क्योंकि आप कोई नया मामला की जांच कर नहीं रहे हो, 10 साल 15 साल 20 साल, और ये नेशनल हेराल्ड का मामला तो 1937 से शुरू होता है, जब नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो जब राहुल गांधी अपने जवाबों को पढ़ते थे, और ईडी में नियम है कि आपको अपने जवाब पे साइन करना पड़ता है, क्योंकि ये सबूत बन जाएगा। बाकी एजेंसी, हाँ, बाकी एजेंसी में क्या है, आपके बयान दर्ज हुए और धारा 164 के तहत नहीं है, तो आप पलट सकते हो कि ये तो मुझे ज़बरदस्ती दिया गया था, बयान गलत है, मैंने ऐसा बोला नहीं था, अधिकारी ने मुझे डराया धमकाया। लेकिन ईडी में क्या होता है कि अगर आपने बयान दर्ज करा दिया है तो वो सबूत बन जाएगा। राहुल गांधी इसे अच्छी तरीके से समझते थे, और रात के 3-4 घंटे जो है, यानी मान लीजिए आप रात के 8 बजे से 12 बजे तक राहुल गांधी उन अधिकारियों के साथ में बैठे रहते थे, अपने बयान के एक एक शब्द, यानी दिस का अगर दैट भी लिखा है, उनको अगर बयान को बदलना है, वो एक एक शब्द पढ़कर, यहाँ तक कि ईडी के अधिकारी बोल रहे थे कि भाई हम पागल हो गए हैं, पहले तो पूरा दिन बयान दर्ज करो। दूसरा आदमी अगर कोई पहुंचता है बयान दर्ज कराने के लिए, वो सोचता है यार चलो ठीक है, अब आज का स्टेटमेंट खत्म हो, जल्दी से घर भागो। कोई ईडी दफ्तर में रहना नहीं चाहता है, खास करके एक ऐसी एजेंसी, मतलब जो अगर किसी को गिरफ्तार करती है 6 महीने साल, इंटिमिडेटिंग होता है, किसी के लिए भी होता है। लेकिन राहुल गांधी जो थे, डेली वो बैठे रहते थे वहां पर, भले से रात के 11 बज जाए 12 बज जाए, एक एक शब्द वहां पर पढ़ते थे और उसके बाद में चेंज कराते थे, जबकि उनको पता होता था कि जैसे ही वो निकलेंगे ना, थोड़ी देर बाद में जो आईओ होगा, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होगा ईडी का, उसका फोन आएगा, सर एक काम करिए, कल फिर सुबह आ जाइएगा। तो राहुल गांधी की रणनीति बड़ी सही थी। कल को अगर ये मामला कोर्ट में गया तो मेरे जो जवाब हैं उसके जरिए ईडी या ईडी के जो लॉयर हैं वो मैनिपुलेट न कर पाए कि भाई हमारे साथ में राहुल गांधी के ये बयान थे, इसके लिए हमें लगता है ऐसा होना चाहिए। इसका तो मतलब ऐसे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक रॉबर्ट वाड्रा को भी बुलाया है, हाँ ईडी ने, हाँ, और रॉबर्ट वाड्रा जो है वो प्रियंका गांधी भी उनको छोड़ने गई थी, उस टाइम भी काफी इतनी भीड़ हुई थी कि नहीं, इतनी भीड़ नहीं हुई थी। देखिए रॉबर्ट वाड्रा का तो अलग ही स्ट्रेटजी रहता है। रॉबर्ट वाड्रा को जब बुलाया तो ईडी ने, तो रॉबर्ट वाड्रा ने बोला कि आज मैं पैदल चल के जाऊंगा वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा में ना एक चीज़ बड़ी खास थी, जितने दिन रॉबर्ट वाड्रा की पूछताछ हुई थी, ज़्यादातर दिनों में, और 2-3 सालों से उनसे पूछताछ हो रही है, रॉबर्ट वाड्रा को लेने के लिए हमेशा प्रियंका गांधी पहुंचती थी, गाड़ी से पहुंचती थी। ईडी के जो अधिकारी हैं उनको प्रियंका गांधी को अंदर जाने देते थे, रॉबर्ट वाड्रा से अंदर वो मुलाकात नहीं कर सकती हैं ईडी के नियमों के मुताबिक, तो उन्हें एक जगह दी गई थी, वहाँ पर बैठती हैं, वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करती थी, और उसके बाद जब रॉबर्ट वाड्रा निकलते तो साथ में फ़ोटो ऑप भी होता था, दोनों पति पत्नी साथ में बाहर निकलते थे। तो अब जो पूरे अगर परिवार की बात करें तो राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है, सोनिया गांधी से हो चुकी है, रॉबर्ट वाड्रा तो खैर कई बार आ चुके हैं, फ्रीक्वेंट विजिटर। हाँ। नहीं, पर और सोनिया गांधी जो थी ना, सोनिया गांधी का क्या हुआ वाला, था? सोनिया गांधी को लेके हम लोगों ने भी ईडी के अधिकारियों से ये पूछा था कि आपने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है, खैर आपकी जांच है, आप कर सकते हैं, लेकिन जिस कंडीशन में सोनिया गांधी है अपने हेल्थ के हिसाब से, ये बड़ा गलत मैसेज जाता है। आप बाद में भी पूछताछ कर सकते थे। आप लोग ने पूछा ये बात? हम लोगों ने पूछा, हाँ। ऑफ रिकॉर्ड जो हमारी ईडी के अधिकारियों से बातचीत होती है वो हम लोगों ने पूछा, क्योंकि उस वक्त अगर मौसमी आपको याद होगा, सोनिया गांधी की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक है, और सोनिया गांधी भी जब आती थी उनको काफ़ी घंटों तक ईडी दफ्तर में बैठे रहना पड़ता था। प्रियंका गांधी बेचारी मेडिसिन लेकर आती थी कि अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो उनको दे दें। तो कैसा कमरा था, कैसा कमरा होता है, क्या होता है वहाँ पे, जब बंद कमरा होता है या वो प्रियंका बैठ सकती है साथ में, या क्या होता है? नहीं, लॉयर अलाउ होता है, हाँ, लॉयर को अलाउड, लॉयर नहीं अलाउड होता है। तो कमरा बड़ा छोटा होता है। अच्छा, जिस कमरे में पूछताछ होती है वो कमरा बड़ा छोटा होता है। अभी जो नए दफ्तर बने हुए हैं वो हालांकि बड़े सोफिस्टिकेटेड बने हुए हैं, वहाँ पर टेबल होता है, अच्छी चेयर होती है, चाय पानी का इंतजाम रहता है, खाना पीना आपको अच्छा मिलता है वहाँ पर। अच्छा, खाना सेंट्रल पीना एसी है, चाय चाहिए होगी मिल जाएगी, सेंट्रल एसी वहाँ पे लगी हुई है, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक चेयर पे घंटों घंटों बैठे रहना, ये आप सोने की अगर आपको चेयर दे दी जाए ना तब भी आपको उसमें सुकून नहीं मिलेगा कभी। तो जो पूछताछ की प्रक्रिया होती है मौसमी,
ईडी में असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक का एक ऑफिसर होता है, अपने आप में जूनियर रैंक के ऑफिसर होते हैं वो होता है इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हर एक मामले का, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो जाए, चाहे देश का सबसे बड़ा पीएमएलए का मामला हो। पूछताछ करने वाला जो बंदा होता है वो होता है असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक का। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाले मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में इन्होंने ही पूछताछ की थी असिस्टेंट डायरेक्टर में। उनको असिस्ट करने के लिए वहाँ पर जो ठीक उनके ऊपर के ऑफिसर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं उनको, वो सारी प्रक्रिया को देखते रहते हैं और उनको लगता है कि जैसे आपसे सवाल पूछा गया, आप सोनिया गांधी आपसे सवाल पूछा गया, आपने कोई जवाब दिया, आपके जवाब से अगर कोई सवाल बन सकता है तो जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं ना, वो तुरंत उसमें इंटरवीन करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए। एक आदमी और होता है, कुल मिला के 3 आदमी होते हैं, एडी, डीडी और उसके अलावा होता है एक टाइप राइटर, टाइप करने वाला। वो टाइप करके बताता है कि भाई ये आपके जवाब हैं, जिसको बाद में राहुल गांधी सही करा रहे थे। उसके अलावा कोई उसमें बड़ा अधिकारी नहीं आता है, कभी डायरेक्टर नहीं आता है, कभी जॉइंट डायरेक्टर नहीं आएगा। ये सुपरवाइजिंग अथॉरिटी में रहते हैं, लेकिन पूछताछ करने वाले अमूमन यही 2 शख्स होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर। वैसे ही होते हैं, छोटे कमरे होते हैं, लेकिन आज की तारीख में ईडी का दफ्तर बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, जिसमें कि अगर कोई जाता है तो उसको कम से कम ये दिक्कत नहीं है कि भाई मुझे खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, इस तरह की दिक्कत नहीं होती है। मुनीश, क्या इसका मतलब ये भी है कि राहुल गांधी को लॉयर्स प्रिपेयर करके गए थे? क्योंकि इतनी डिटेल जानना कि आपको पूरा सब कुछ पढ़ के चेक करना है, तो क्या लॉयर्स ब्रीफ किया था राहुल गांधी को, आपको लगता है? ये ऐश्वर्य हर मामले में होता है। कोई भी शख्स अगर ईडी के द्वारा बुलाया जा रहा है, चाहे किसी भी मामले का हो, सब लोग अपने लॉयर से सलाह लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी में तो बड़े बड़े लॉयर वैसे ही हैं जिनको इस पूरे मामले का A to Z पता है, तो उन्होंने लॉयर से सलाह ली थी कई मामलों में। इस मामले में DK शिव कुमार को ही बुलाया गया था, खड़गे जी को बुलाया गया था पूछताछ करने के लिए, तो सबके बयान दर्ज हुए थे, सबने लॉयर से और अपना। खड़गे जी ने इतना जबरदस्त मतलब उसके बाद आके बयान दिया था, पॉलिटिकल मतलब सियासी रूप से कांग्रेस उसको भुनाने में कितना कामयाब रही वो नहीं मालूम, लेकिन सियासी तूल जरूर दिया गया। मुझे याद है उस वक्त हमने पूछा था कि क्या सोनिया गांधी जाएंगी ईडी के दफ्तर, तो मुझे किसी नेता ने बताया कि हम लोग को संशय था उनकी सेहत को देख के कि शायद सोनिया गांधी अपने आप को बोले ईडी से कि सेहत का हवाला देके कि शायद वो खुद हाजिर नहीं हो। लेकिन सोनिया गांधी ने बहुत क्लियर कह दिया था सभी उनके क्लोज कॉन्फिडेंस को, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, कि वो खुद इन पर्सन अगर ईडी ने उनको बुलाया है तो वो ज़रूर जाएंगे। तो इस तरीके से मैं अब बीजेपी प्रेसिडेंट पर आए उससे पहले मैं लास्ट एक सवाल इस पे पूछना चाहती हूँ, आगे क्या होने वाला है इसमें? मतलब क्या ये, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो नीति रहेगी, मतलब कि जो लीगल रिकॉर्स है उसमें एक तो जितनी सारी असेट्स हैं उनको डिफ्रीज करने की बात हो रही है, वो कह रहे थे कि हम लोग तो डिफ्रीज कराएंगे, और दूसरी बात ये है कि इसको क्वॉश कराएंगे। तो ईडी के पास कुछ और है? देखिए, ईडी जो है पूरी कोशिश कर रही है कि जो कांग्रेस की एक खुशी है ज़्यादा देर तक ना रहे, ज़्यादा दिनों तक ना रहे, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और 1-2 दिनों में जो अपील है इस फैसले के खिलाफ में ईडी कोर्ट में फाइल कर देगी। ईडी को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए थे उन सारे तथ्यों को देखा नहीं गया, सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट पे कि चूंकि इस मामले में FIR नहीं था, उन्होंने जांच जो है इस पे अभी फिलहाल के लिए बोला है कि हम चार्जशीट पे संज्ञान नहीं लेंगे। लेकिन ईडी के लिए पॉजिटिव इसमें 2-3 चीज़ें हैं। कोर्ट ने कहीं नहीं बोला है कि आपने जांच गलत की है, कोर्ट ने कहीं पे ये नहीं बोला हुआ है कि आप इसकी जांच बंद कर दीजिए। और तीसरा टेक्निकल पॉइंट ये है कि उस वक्त तो FIR नहीं थे, लेकिन ईडी ने, क्या है भाई पीयूष, आज बड़े लकी हो रहे हो तुम, चिड़िया बीट पे बीट किए जा रही है भाई। इतनी ऊपर से जो कौवा है जो है वो सारे पीयूष को ही ब्लेस किए जा रहे हैं। तो मतलब पीयूष तुम जैकेट उतार ही दो, ठंड लग रही। नहीं पहने रहो, अभी तो रक्षा कवच तुम्हारा बना हुआ है। रक्षा कवच उसी के साथ चालू रहो तुम, रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर। हाँ। तो ईडी ने क्या किया कि कुछ दिनों पहले बड़े चतुराई से दिल्ली पुलिस में एक FIR दर्ज करा दी। तो जो एक टेक्निकल पॉइंट था कि FIR दर्ज नहीं थी वो अब पूरा हो चुका है। लेकिन अब वो FIR ज्यादा टिक नहीं पाएगी। कांग्रेस को जो कॉन्फिडेंस है आज की तारीख में कि ये मामला क्यों नहीं टिकेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो FIR है वो ईडी के उस जांच के सबूतों के आधार पर है
जिस जांच को कोर्ट ने ही बोल दिया है कि इलीगल है, तो अगर इलीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर आपने एफआईआर की है तो क्वॉशिंग के लिए कांग्रेस पार्टी जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी क्वॉशिंग के लिए जाएगी, बहुत मुमकिन है कि उनको राहत मिल भी जाएगी, लेकिन उस मामले में दूसरी एफआईआर भी तुरंत हो सकती है। तीसरी बात इसमें यह है कि जब केस ही नहीं रहा, कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आपकी चार्जशीट गलत है, तो जिन एसेट्स को आपने अटैच किया हुआ था वो अटैचमेंट भी आपका पूरा निराधार हो जाएगा। मौसमी, उसमें जो ईडी है वो अभी हायर कोर्ट में जा रही है और वो इन तथ्यों को सामने रखेगी। ईडी को ये लगता है कि उनके तथ्यों को देखने के बाद में कम से कम कोर्ट जो है लोअर कोर्ट के फैसले को स्टे दे देगा, ताकि अटैचमेंट जो है उनको डिफ्रीज न करना पड़े। इंटरेस्टिंग ये भी है कि जब ये फैसला है तो राहुल गांधी विदेश में थे। राहुल जर्मनी के दौरे पे राहुल गांधी कुछ मैंने सुना काफी, मतलब कि देखिए ना, यहाँ पे तो वो हमेशा वही कागज और टी शर्ट में दिखते हैं, लेकिन विदेश में उनके हाव भाव बदले हुए नजर आए, उनके हुल हुलिया बदला हुआ नजर आया। नहीं, राहुल गांधी कभी बाहर जब जाते हैं एयरपोर्ट पे उनकी काफ़ी तस्वीरें आती हैं, कई इवेंट्स अटेंड करते हैं। मुझे याद है उन्होंने लास्ट टाइम वो यूके गए थे, यूएस गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक बंद गला एक पहना था ब्लैक कलर का। तो वो कांग्रेस के अंदर मानते हैं कि वो अच्छे दिखते हैं, कपड़े उन पे कुछ भी वो पहन लें तो उन पे अच्छे लगते हैं, उनका कांग्रेस के अंदर ये परसेप्शन है। लेकिन नेशनल हेड में मैं एक बात कहना चाहता था। हाँ। एक नाम बस सर ने बस लिया और बस छोड़ दिया, सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड का मुकदमा होने के बाद राज्यसभा भेजा था, याद है? नॉमिनेटेड एमपी बने थे वो। तो एक दिन वो खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस को कुछ कह रहे थे, उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, और स्वामी साहब, स्वामी जी, और जो बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हंस रहे थे। उस समय आनंद शर्मा हुआ करते थे डेप्यूटी लीडर राज्यसभा के अंदर। तो उन्होंने कहा था खड़े होकर, कहता आज आप लोग हंस रहे हैं, ये इंसान एक अनगाइडेड मिसाइल है, ये कब आप लोगों के ऊपर चल जाएगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और आज सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए, शाह जी के लिए, आप जानते ही हैं। तो और अच्छा, उनके जो पीए थे उनका नाम बड़ा यूनिक था, मैं तो कभी जीवन में कोई मिला नहीं किसी, उनका नाम था प्राण। प्राण, जो प्राण साहब था उनका नाम, फिल्म एक्टर प्राण है? नहीं वो तो नहीं, उस पर रखा हुआ था। उन्हें कॉल करते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई एक प्रेमी प्रेमिका बात कर रही है। प्राण जी, स्वामी जी हैं। तो बोलते, उनका घर यहाँ पे था पंडारा रोड पे, और उनका अपना घर निजामुद्दीन ईस्ट में है। तो पहले हम लोग बहुत जाया करते थे। सुब्रमण्यम स्वामी से जैसे कोई सवाल पूछेंगे कि सर सोनिया गांधी के ऊपर ये आरोप लगे, तो वो, अब मैं किसी से नेताओं से पूछता हूँ, जवाब देते हैं। जैसे आप पूछेंगे कि सर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगे हैं, आप क्या कहेंगे? पहले वो हंसते हैं, पहले वो जोर से हंसते, यू नो, यू लुक एट देम, व्हाट आर दे डूइंग। इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी का स्टाइल यही है कि पहले वो कोई भी कितना ही सीरियस, सर वहाँ पर गुजरात में जो है या गोवा में सर आग लग गई, वहाँ पे 20 लोग मर गए। तो ये मतलब उनका अंदाज ही है, मतलब कुछ भी पूछिए आप, सीरियस टॉपिक पे पूछिए या आप नॉन सीरियस टॉपिक पे पूछिए, ही विल ऑलवेज लाफ एंड देन स्टार्ट रिप्लाई। आज तो तुम्हें मुस्कुराने का बहुत वक्त मिल गया है, तुम्हारे ऊपर जो सौगातों की बरसात हो रही है, वर्षा हो रही है। देखिए, कुछ इस परिस्थिति में भी हम लोग काम करते हैं। अक्सर जब हम आपको स्टूडियो में मिलते हैं तो वो बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, लेकिन यहाँ कभी धूप आ सकती है, कभी बारिश हो सकती है, कभी धुंध छा सकती है। और इस पूरी धुंध में आज ऐश्वर्या इतनी खामोश क्यों बैठी है? हम आज वो इंडिया टुडे के कलर में भी है, रेड एंड ब्लैक। तो ऐश्वर्या बताइए, आपकी पार्टी में इतना बदलाव हुआ, मुझे मतलब जैसे नितिन नवीन साहब का नाम आया ना, मुझे सबसे पहले अफसोस हुआ। क्यों? अरे मैं अभी तो बिहार के चुनाव में गई थी, उनके ऊपर स्टोरी भी की थी, उनका टिकटॉक भी किया था। तो मुझे लगा कि अगर पता होता वो वर्किंग प्रेसिडेंट होते, बनने वाले, तो उनका नंबर भी ले लेती, उनको अच्छी तरह याद दिला देती कि सर आगे मिलते रहेंगे, क्योंकि स्टोरीज के लिए आप जो है। पर मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने बाद वो एक बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और मैंने सुना है कि लटियंस दिल्ली में बहुत चर्चा भी हो रही है, काफ़ी लोग सदमे में हैं,
कुछ हैंगओवर में है, कुछ बहुत ही मतलब लोग जो है लोग कोई ब्रेकअप जैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब काफी चर्चा हो गई ना, मतलब देखिए इसमें ऑन अ सीरियस नोट पूरा 20 साल का एक पीढ़ी है जिसको छोड़ के 45 पर आ गई बीजेपी। उसका रीज़न ये है कि बीजेपी अब अगले 25 साल देख रही है, और जो भी बात ये कह रहा है कि अचानक से हुआ, रातों रात डिसीजन ले लिया गया, ये झूठ है। रातों रात डिसीजन नहीं लिया गया है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा था। और मौसमी संडे को वो लेटर आया जिससे पता चला कि वर्किंग प्रेसिडेंट बन रहे हैं। थर्सडे को नितिन नबीन दिल्ली में थे, ना सिर्फ दिल्ली में थे, नितिन नबीन बीजेपी हेडक्वार्टर में थे, लेकिन शाम के टाइम गए थे, क्योंकि शाम के टाइम अमूमन पार्टी ऑफिसेज जैसे होते हैं खाली हो जाते हैं। मुझे किसी ने बताया कि थर्सडे को उनकी किसी के साथ मीटिंग थी फर्स्ट फ्लोर पर। वो जब पहले फर्स्ट फ्लोर पर गए तो जिनके साथ उनकी मीटिंग थी वो बिज़ी थे, तो नितिन नबीन नीचे आए ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने एक जन के साथ चाय पी। अच्छा, 20 मिनट तक ये चाय हुई तो चली। तो उन जन ने इनसे पूछा कि आप आए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये था कि उस समय बिहार का सत्र चल रहा था, असेंबली चल रही थी बिहार में। तो उनसे ये पूछा गया कि आप अभी आए हैं, तो नितिन नबीन जी ने बोला कि भाई हमें बुलाया गया है। तो बीजेपी में ये है कि जाना है तो जाना है, और बुलाया गया है तो आइए, फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इनसे 20 मिनट बातचीत हुई, तो उनसे पूछा, जिनके साथ वो चाय पी रहे थे, उनसे उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं लगता है कि जिम्मेदारी दी जाएगी कोई। तो उस समय सबको ऐसा ही लग रहा था, जो एक आध दो लोगों ने और उनको देखा कि कोई बिहार से रिलेटेड कुछ जिम्मेदारी होगी। चीज़ें बदली जब वो फर्स्ट फ्लोर पे गए। फर्स्ट फ्लोर पे जिनसे वो मिलने गए थे, उनसे जब उनकी बातचीत हुई, उसके बाद वो तेज़ी में बीजेपी हेडक्वार्टर से निकले और तेज़ी में फ़्लाइट लेके पटना पहुंच गए, और उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली। तो ये कहा जाता है कि जब कुछ ऐसा बड़ा मिल रहा होता है तो एक एज एन एडवाइस होती है कि भाई अपने परिवारजनों को भी मत बताइएगा। तो उनको मेंटली तैयार कर दिया गया था कि भाई इस तरीके की जिम्मेदारी आने वाली है। इसमें एक और फैक्टर है क्या ऐश्वर्या और पीयूष, अगर आप बता पाएँ, कि बीजेपी पिछले कुछ समय से जिनको भी अपना प्रेसिडेंट बनाई है उनकी उम्र 50 साल से कम रही है। क्या उन्होंने एक फैक्टर डाल दिया है कि जो भी प्रेसिडेंट हम बनाएंगे उनकी उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए? मेरे ख्याल से नड्डा जी जब प्रेसिडेंट बने थे उनकी उम्र 49 साल थी, 49। हाँ, वो नहीं, ये अमित शाह जब बने थे तब उनकी एज 49 थी। जब जेपी नड्डा प्रेसिडेंट बने थे उनकी एज 47 थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगता है कि आप एक तो लंबी पारी आप खेल पाओगे, यानी 50 से कम उम्र वाले, 50 से कम उम्र। मैं नोट कर रही थी कि जो बीजेपी प्रेसिडेंट हो या जो चीफ मिनिस्टर्स है बीजेपी के, उनकी एज कैलकुलेट कर रही थी। आप देखिए एवरेज कितना कम आता है। रेखा गुप्ता 51, भजन लाल 59, मोहन यादव 60, फडणवीस 55, और अभी जो पंकज चौधरी बने 61। तो कोई भी इसमें जो है यहाँ तक कि अब 45 आ गया। तो जो एवरेज है वो कहीं इज होवरिंग अराउंड 50 to 55। यंग पीढ़ी के हाथ में देश का नेतृत्व हो, पार्टी की कमान उनके हाथ में हो, ये सोच है इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी की। उसका कारण ये है क्योंकि जेनजी के साथ अब बीजेपी पूरी तरह से कनेक्ट करना चाहती है। आप सोचिए ना, हर चीज इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह जेनजी का पूरा उनका कंट्रोल है उस पर। तो वो चाहते हैं कि उन तक पहुंचे, क्योंकि आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया पर अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी तो आप लोगों तक पहुंच पाएंगे। अब लोग ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया पे करते हैं, तो इसलिए जेनजी यंग यूथ जनरेशन इसके लिए नितिन नबीन को बनाएगा। नितिन नबीन वाली जो खबर थी ना, ये पत्रकारों के लिए बहुत सही चीज़ नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बीजेपी ने एक परंपरा जो अपनी है वो कंटिन्यू रखी है। हाँ। कि हम क्या सोच रहे हैं और किसको क्या बनाएंगे आपको नहीं पता। पिछले 3 सीएम की अगर बात करें, महाराष्ट्र का अगर बात छोड़ दीजिए आप, तो राजस्थान में किसको सीएम बनाया गया? भजन लाल। मध्य प्रदेश में किसको सीएम बनाया गया? किसी को कानों कान खबर भी नहीं थी जब तक कि सीएम का नाम अनाउंस नहीं कर दिया गया। प्रेसिडेंट को लेकर चर्चा हो रही थी, मतलब पीयूष भी अपने नाम बताते हैं, ये हो सकते हैं, ऐश्वर्या भी बोलती थी ये हो सकते हैं, हिमांशु भी बोलते थे, लेकिन ऐसा नाम बताया गया। अब हमारे बॉसेज आके हमसे पूछते हैं कि तुमने तो ये नाम कभी बताया ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया? तो सीक्रेसी मेंटेन करने में जो बीजेपी है ना, उसका कोई तोड़ नहीं रह गया। बहुत ज्यादा फजीहत। अरे आपकी फजीहत तो क्या, आपको कैसा महसूस होता है? एक पत्रकार से हम बात कर रहे थे, हमारे साथ के हैं, उन्होंने कहा, वो प्रिंट के, कि अगर मैं स्पेकुलेटिव नेम्स लिखता और उसमें 200 नाम भी लिखता ना, उसमें भी नाम नहीं होता। लेकिन इसमें
लेकिन ऐश्वर्या क्या नहीं, इसमें इसका जो अब इसमें रीजन है एक ना चीज़ वो और- ये है, उसका आपने रीजन ये ये है अविश्वसनीय अकाल्पनिक है कि नहीं? नाम, हाँ ये है कि ये सरप्राइज एलिमेंट अगर रहा तुम है। ना बोलती ना नहीं, तो मैं नहीं। यही है नहीं, एक चीज़ और बताता हूँ मैं। बोलो, 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 अब क्या हुआ, ये चिड़िया चुग गई खेत? आप बता एक रहे बड़ी हैं इंपॉर्टेंट जो इनमें जब से एक बताना था तब probable तो का बताया जब नहीं चल रहा ना। था, जो कई नाम चल रहे थे कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो एक जो है वन ऑफ द प्रोबेबल से हम लोग मिले अभी रिसेंटली, तो मैंने कहा कि सर नए अध्यक्ष आ गए। कहते यार जब नए अध्यक्ष का चिट्ठी पढ़ी ना मैंने, तो मैंने इसे देखा, हाँ, और देखने के बाद जो है चश्मा उतारा, फिर ऐसे किया, ऐसे करने के बाद फिर देखा कि अरे हाँ ये तो नितिन नबीन ही है। अब सोचिए कि वन ऑफ द प्रोबेबल जो हो सकते थे, हाँ। उनको भी नहीं आइडिया था कि कौन होगा। अच्छा, ऐश्वर्या, न्यूज रूम में इसमें- ना, हाँ। न्यूज रूम में अब हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। न्यूज रूम में क्या हुआ? हाँ, नहीं, न्यूज रूम में उस दिन जो हुआ वो तो सबके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था, शॉक था। कई लोगों को पता भी नहीं था न्यूज रूम में, लेकिन खास करके बिहार इलेक्शन के टाइम पे लोगों को पता था कि भाई नितिन बड़ी नवीन सक्रिय कौन है। भूमिका निभा रहे थे वहाँ पर। लेकिन अब जो है पिछले कुछ सालों से जो बीजेपी वाला एक्सपीरियंस रहा है, अब न्यूज रूम में सबको पता रहता है जिनके नाम चल गए हैं वो तो नहीं कभी होगा। कुछ नहीं बनने वाले हैं, जिनके नाम नहीं चले हैं उन्हीं में से कोई बनेगा। तो ऐसा है ना, जिनसे Actually, दुश्मनी एक निभानी नेता ये बोलते है, उस नेता ने टिक टाक नहीं दिया, उसने एक्सक्लूसिव नहीं दिया, इसका नाम चला दो। फिर आप लोग जो हम पे लांछन लगा रहे हैं उसका रीज़न ये है कि पहले जो होता था कि ऐसे ही कई सारे पावरफुल लोग जो हैं वो नेम्स फ्लोट करते थे और पुश करते थे कि इसका ठप्पा लगेगा। तो ये जो कॉकस है इसको तोड़ने के लिए ये किया गया है कि कानो कान किसी को खबर ना लगे, और इस जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत टाइट है। उस डिसीजन मेकिंग में किसी और की दखल अंदाजी है ही नहीं। तो अगर कमरे में हैं ही 3 लोग, आपने नहीं बोला, इन्होंने नहीं बोला, तो फिर जाहिर सी बात है तीसरे ने बोला। तो वो डिसीजन मेकिंग जो है उसको इतना टाइट कर दिया है, बिकॉज पुराने एग्जाम्पल्स जो पार्टी के सामने हैं, स्पेशली लटियंस दिल्ली की जो ये बात करते हैं, आप लोग भी कई ऐसे नामों को जानते हैं जो मीटिंग्स में मौजूद होते थे, जो अपनी तरफ से नाम फ्लोट करते थे, पुश करते थे और बनवाते भी थे। तो अब ये है कि ना तो आपको ये पता चलेगा मीटिंग हो कहाँ रही है, तो घुसने की तो बात ही दूसरी है। और अब डिसीजन हो गया तो डिसीजन हो गया। वो आप लोगों ने विजुअल्स भी देखे होंगे, बहुत वायरल हुए थे कि मैं और पीयूष हम हेडक्वार्टर्स में थे जिस दिन नितिन नबीन की एंट्री हुई थी। तो जेपी नड्डा हो, गिरिराज सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बाकी जितने बड़े नेता हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हो, तो ये लोग सब वेट कर रहे थे स्टेयर्स के ऊपर। तो इस तरीके का जो एक ओहदा है वो पार्टी प्रेसिडेंट को बीजेपी ने दिया है कि भाई अब कमान ये संभालेंगे। उम्र मैटर नहीं करती, हाँ, कद मैटर करता है मैटर बीजेपी के करता है। अंदर। तो ये रीज़न है कि नाम कद आउट और नहीं पद। होते हैं। कद और पद। बड़ा दिलचस्प है जो ऐश्वर्या भी कह रही हैं। मतलब मैं एक जेडीयू के बड़े नेता से बात कर रही थी कि इसके क्या मायने हैं, मतलब तो बोल रहे थे एक तो नितिन के फादर भी, वो भी विधायक रहे, लंबे समय से उनका बीजेपी से जुड़ाव रहा। नितिन यूथ विंग से आते हैं बीजेपी के, और उनकी छवि जो है वो काफ़ी साफ सुथरी है। कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार का। चौथी बार आई थिंक वो विधायक है, और पांचवी बार अब हो गया। तो उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, और एक्सेसिबल नेता है। दूसरा, ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ उन्होंने कही कि एक मरमर चल पड़ा था कि क्योंकि बात हो रही है पिछड़ी जातियों की, अति पिछड़ी जातियों की, ओबीसी की, तो हम लोग जो अपर कास्ट है वो ये फील करने लगा था कि बीजेपी में हम लोग को कोई पद नहीं मिलता। मतलब ये भी पद जो है, एक मरमर चल पड़ा था कि हमारे हाथ क्या लगा। तो वो कायस्थ समुदाय से आते हैं, तो एक कहीं ना कहीं संकेत वो भी देने की कोशिश है कि जो हार्ड वर्किंग है, क्लीन इमेज वाला है, उसको मौका मिलेगा। लेकिन वहीं पे दूसरा एक नाम जो आ रहा है पंकज चौधरी का। पंकज चौधरी के बारे में आप लोग ने सोचा था कि भाई उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया? 7 बार के सांसद, कार्यकर्ता प्रेमी, साथ साथ एकदम डेडिकेटेड आदमी है वो। मैं बस पंकज चौधरी में ये मैं बता सकती हूँ कि वो MOS फाइनेंस रहे हैं, और महाराजगंज में उनके घर भी गई हूँ, उनका इलेक्शन मैंने कवर किया अच्छा, है। हाँ। तो जब खबर आने वाली थी तो उन्हीं के ऑफिस से एक फ़ोन आया कि आप ऐश्वर्या जी नज़र बना के रखिएगा, शायद कैबिनेट रिशफल होने वाला है। तो मुझे लगा एकदम आउट ऑफ द ब्लू फ़ोन कर रहे हैं, कैबिनेट रिशफल होने वाला है। मैंने कहा नहीं, कैबिनेट रिशफल तो ठीक है बाद होगा, लेकिन उससे पहले तो अभी तो बहुत चर्चा चल रही है कि अध्यक्ष और
यहाँ अध्यक्ष कहते हैं कि यूपी के अध्यक्ष पे भी आप नज़र रखिएगा। अच्छा, कई बार आपको ऐसे फ़ोन आते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि ये हुआ क्या है एग्जैक्टली। 2+2 नहीं कर पाते तुरंत। आप तुरंत नहीं करते और उसी के 24 घंटे बाद ये खबर आ जाती है। लेकिन पंकज चौधरी जी को भी हमें पता चलने से पहले, जब ये लेटर आया उससे 8 दिन पहले उनको बता दिया गया था। उनकी भी एक जगह बहुत अहम मीटिंग हुई थी जिसमें अच्छा। फिर से ये एडवाइस दी गई थी कि आपको बता, पहले उनसे पूछा गया था कि आपकी तबीयत ठीक है, आप आगे अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप चाहते हैं। वो सब बातचीत के बाद लास्ट में कहा गया था कि अब एज एन एडवाइस के अब आप किसी को मत बताइएगा। तो 8 दिन पहले उनको बता दिया गया था कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। देखिए, सियासत इसी तरह से होती है, कभी पता नहीं चलता कि क्या होगा, क्या घटेगा। लेकिन अब देखिए, नया साल आ रहा है और एक नए साल में हम लोग नए नए अंदाज देखेंगे। कहते हैं ना कि किरदार नए आते जा रहे हैं, नाटक वही पुराना चल रहा है। तो सियासत के जो अलग अलग नाटक होते हैं, अलग अलग रंगमंच हैं, उसमें हम लोग भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, कभी विजय चौक से और कभी इंडिया गेट से और कभी कहीं ज़मीन से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए। तो पर ये मैं आपको जिक्र करना चाहती हूँ कि हमारी हौसला अफजाई इस पूरे सफ़र में आप करते हैं। हम यहाँ पे 1.5 घंटे बड़ी मशक्क़त से कैमरे लेके आते हैं, हमारी पूरी टीम आती है। वो इसलिए कि कुछ आपने हमें बोला कि हमें विजय चौक से आप लोग का रिपोर्टर्स ऑफ एयर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें राजदीप सर भी कह रहे थे कि अरे मौसमी तुम हम लोग को हमको नहीं लेती। तो हमारा वादा हमने उनसे किया है, मुनीश और हम चर्चा कर रहे थे कि राजदीप सर को भी कभी लेके आएंगे, राजदीप सरदेसाई को, और उनके भी रिपोर्टिंग के किस्से सुनेंगे। चलिए आइए, आपकी तारीफ़ों और आपकी जो हमने गुस्ताखियाँ की हैं या शिकायतों को ज़रा सुन लेते हैं। और बड़े प्यार से आप लिखते हैं, इतना एफर्ट करते हैं उसके बारे में। सिद्धार्थ वर्मा ने क्या लिखा है, वॉज ट्राइंग टू इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन देन रियलाइज ये दिल्ली का पॉल्यूशन है और यही दिल्ली के पॉल्यूशन का अंधेरा है। क्या किया जाए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाई है, थोड़ा पॉल्यूशन भी कम हुआ है, तो शायद हम बेहतर तरीके से आपके सामने नज़र आएंगे। राणा सिंह क्या लिखते हैं, 7 दिनों तक इंतज़ार रहता है कि कब रिपोर्टर ऑफ एयर चैनल पर लाइव हो और हम देखें पूरे सप्ताह की राजनीतिक कहानियाँ और किस्से। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम बनाया है, सबको साधुवाद। खासकर इस कार्यक्रम की महिला शक्ति मौसमी सिंह और ऐश्वर्या पालीवाल जी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि हमने बहुत छोटे छोटे कदम लिए और मुनीश जो हमारे बाएं हाथ पर बैठे हैं, ये इस पूरी उसकी सूत्रधार रहे कि नहीं, इसको करना ही करना है। आंधी आए, तूफान आए, ओले पड़े, कोई बुराई करे, रिपोर्टर्स ऑफ एयर नहीं रुकेगा। तो इनका बहुत योगदान है इसमें, इसलिए इनको आप बुलाइए और खूब सारी इनकी बुराइयाँ लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। प्रशांत ने क्या लिखा है, बहुत कुछ जानने को मिलता है हमारे जैसा छोटा गाँव का पत्रकार अगर ये देखता है। प्रशांत ऐसे ही देखते रहिए। श्रवण ने लिखा है, hello reporters of air team, I am Shravan and I stay in Atlanta, USA. Wow, you guys are amazing. I watch you guys regularly and lots of insights, detailed India news away from current sensationalism, giving us details and additional anecdotes from your daily workday. Keep up the good work. Thank you, Shravan from Atlanta. Please tell all your friends also to watch us, please. Thank you so much. रवि शर्मा ने लिखा है, आप लोग का शो देखने के लिए 1 बजे तक ही शुक्रवार को जगता हूँ। लेट हो तो अंकित की बुराई कीजिएगा, ठीक है। नहीं उसकी मत करिएगा, बड़ा मेहनत करता है। शुक्रवार को जगता हूँ क्योंकि इस शो के जैसा ऑफ द एयर यानी पर्दे के पीछे की कहानी कहीं नहीं मिलती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सुनील कुमार लिखते हैं, स्टूडियो से हटकर पिछले 2 एपिसोड जो आपने किए रिपोर्टर्स ऑफ एयर और अधिक मनोरंजक हो गया है। ऐसा लगा कि आप अपनी कर्मभूमि से जुड़े हुए, सच में ये सब खबरें जो स्टूडियो के कार्यक्रमों में अक्सर नहीं सुनने को मिलती हैं, वो आप साझा करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी प्रोडक्शन टीम का। उनके इस अनूठे प्रयास से ऐसा लगा कि रिपोर्टर्स ऑफ एयर को 4 चांद लगा दिए। थैंक यू। क्रिकेट के फैन कहते हैं, मौसमी तो डॉन लगती हैं। अरे भाई, हम कहाँ से डॉन माफिया लगते हैं भाई, ना बंदूक है ना कुछ है, ऐसा मत कहिए आप। डॉन तो आप हैं, आप ही लोग हमारे को बढ़ा सकते हैं आगे, आप ही बढ़ाइए। ताहिर ने लिखा है, माय फेवरेट ऐश्वर्या एंड मौसमी
tell us more stories which we are missing from Sunset TV and other news channels. Aishwarya, कृपया ये करा करिए आप, because you people tell us those stories which we can't see in TV. थैंक यू, थैंक अच्छा, यू, ये थैंक ताहिर यू। पता है कहाँ से लिख रहे हैं? ताहिर लिख रहे हैं अनंतनाग कश्मीर से। ओह, थैंक यू ताहिर, थैंक यू। थैंक यू ताहिर, थैंक यू Thank सो मच। लगातार हम लोग को नॉन स्टॉप कॉल्स आ रही हैं ऑफिस से, और बहुत सारे लोग जो है क्या खबर हुई, क्या हुआ, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिस परेशान है। हम आपके साथ रूबरू हो रहे थे। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्पॉटिफाई, एप्पल, सारे पॉडकास्ट में हम अवेलेबल हैं। आप हमें आज तक रेडियो के में सब्सक्राइब कीजिए और वहीं पे अपने कमेंट्स लिख के भेजिए। हम अगली बार ज़रूर पढ़ेंगे। अगली बार हम फिर से एक हफ्ते बाद हाजिर होंगे कुछ नए किस्से और कहानियों के साथ। तब तक बदकही का ये सिलसिला यूं ही चलाते रहिए। सलाम, नमस्ते। सलाम, नमस्ते। Reporters of